नमस्कार, जय हिंद। न्यूज तक का खास शो मंच देख रहे हैं आप, और आज मंच पर बेहद विशेष मेहमान हैं। इनके पास सेना में काम करने का 35 सालों से अधिक का अनुभव रहा है। ये यूएन पीस कीपर रहे हैं और अब लोगों को मोटिवेट भी करते हैं, टेड टॉक भी देते हैं। लेकिन इनकी जो पर्सनालिटी रही है सोशल मीडिया पर, ये आर्मी ऑफिसर रहे, तो जिस तरह का बोल्ड अंदाज इन्होंने अपने कार्यकाल में दिखाया, सोशल मीडिया पर भी उसी बोल्ड अंदाज में नजर आते हैं। सरकार की नीतियों का खुलकर विरोध भी कर देते हैं और ये भी नहीं सोचते हैं कि इनके कलीग्स इनसे क्या सवाल करेंगे। यश मोर साहब आज हमारे साथ इस मंच पर मौजूद हैं और उनसे बातचीत करेंगे कि आगे का रास्ता अग्निवीर को लेकर सेना में क्या है और आखिर आप लोग क्यों कह रहे हैं कि ये स्कीम यहां काम नहीं कर सकती है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में जो कुछ घट रहा है, चुनाव हो रहे हैं वहां पर, और जिस तरह के ऑपरेशन साथ साथ हो रहे हैं, इन्फिल्ट्रेशंस की चिंताएं हैं, उस पर बात करेंगे क्योंकि वो बहुत सेंसिटिव इलाके कोकरनाग में पोस्टेड रहे हैं और वहां कमान संभाली है। कुछ बड़ी उपलब्धियां भी उनके हिस्से में वहां से रही हैं। लद्दाख को लेकर भी अपनी विशेष राय रखते हैं क्योंकि वहां वो कमान संभाल चुके हैं। तो तमाम मुद्दों पर उनसे बात करेंगे। बहुत स्वागत है यश मोर साहब आपका न्यूज तक के इस खास शो मंच पर। सबसे पहला सवाल, अग्निवीर स्कीम के खिलाफ विरोध करना आप लोग अब बंद क्यों नहीं कर देते, क्योंकि अब सरकार तो कदम पीछे लेने से रही। देखो ऋषि, पहली बात तो थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे बुलाया। और आपको पता ही है बारिश की वजह से ट्रैफिक का क्या हाल है दिल्ली गुड़गांव में, तो यहाँ तक पहुँचना और वापस जाना। बट आपने बुलाया तो मैंने कहा चलो आप लोगों से गुफ्तगू करके आते हैं। अब रही बात अग्निवीर की, अब 2 साल हो गए हैं इस स्कीम को, 2 साल से ऊपर हो गए हैं। और मैं इस स्कीम के बारे में, देखो मैं जो भी बात करता हूँ ना, देश हित में बात करता हूँ। और ये चीज़ कृपया करके कभी भी, हम तो अपॉलिटिकल रहे हैं सारी उम्र, ये बहुत ज़रूरी है कि जो नेशनल इंटरेस्ट में मुद्दे हैं वो हमें उठाने चाहिए। और अब नहीं बोलेंगे तो फिर कब बोलेंगे। इसीलिए मैं कहता हूँ ना, दिस इज़ माई पर्सनल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये मेरी सेकेंड इनिंग्स है और सेकेंड इनिंग्स में अगर हम फ्रंट फुट पे नहीं खेलेंगे तो क्या फ़ायदा। तो सिर्फ मैं ही नहीं, तमाम वेटरन से मैं बार बार ये आगाह करता हूँ कि अब वक्त है सोसाइटी के लिए कुछ ना कुछ करने का। अग्निवीर का मुद्दा मेरे दिल से इसलिए जुड़ा हुआ है क्योंकि मैं खुद गांव में पैदा हुआ हूँ, मैं खुद सिपाही का बच्चा हूँ, मैं खुद किसान का बच्चा हूँ। हमने गांव में देखा है कि किस प्रकार से फ़ौज में भर्ती होना, एक सिपाही बनना आर्मी नेवी एयरफोर्स में बहुत बहुत बड़ी बात है। जिस प्रकार हमारे माँ बाप के लिए हमारा अफसर बनना एक बहुत बड़ी बात थी, आज एक किसान के लिए या स्कूल टीचर के लिए या जो पहले फ़ौज में रिटायर हुए उनका बच्चा अगर फ़ौज में सिपाही बनता है तो बहुत बड़ी बात होती है। एक पूरी कई पीढ़ियों का जो है सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर है वो चेंज हो जाता है जब कोई जवान आर्मी नेवी एयरफोर्स में भर्ती हो जाता है। और देखो ये हमारी सेनाओं के ऊपर आप सबको इतना पूरा देश नाज करता है। क्यों नाज करता है? क्योंकि उसमें कोई बात है। वो बात क्यों है? क्योंकि जो कटिंग एज है हमारी, जो सिपाही वो धरती से जुड़े हुए, वो तो सारे गांव से आते हैं। तो इस स्कीम ने एक झटके के अंदर लाखों युवाओं की हसरतों के ऊपर पानी फेर दिया। ये मेरे, इसलिए हमें तो सारी सरकारें सही हैं। मेरे से जब कोई सवाल पूछते मैं कहता हूँ भी सारी सरकारें डिफेंस के लिए सही काम करती हैं। लेकिन ये स्कीम में क्या हुआ, जो इतने सालों का एक रिक्रूटिंग पैटर्न था, एक सिस्टम था भर्ती करने का जो चल रहा था इतने सालों से, वो ठीक ठाक चल रहा था। तो वाइड मैंडेट व्हेन इट वाज नॉट रिक्वायर्ड टू मैंड, वो बिल्कुल ठीक चल रहा था। तो उसको एक झटके में किया। जनरल नरवणे ने खुद कहा इट वाज बोल्ड फ्रॉम द ब्लू। ये कभी भी किसी बड़े फोरम में फौज में डिस्कस नहीं हुआ। बात हो रही थी टूर ऑफ ड्यूटी की कि 1000 कुछ लोग लेंगे, उनको एक्सपीरियंस होगा। एंड जनरली ये स्कीम शुरू में ऐसे लग रहा था कि ऑफिसर्स के लिए आएगी, कॉर्पोरेट वाले वर्दी पहनना चाहते हैं, थोड़ा इनको शौक है फौज के बारे में। इट वॉज नेवर मेंट फॉर जवान्स। और सडनली आया कि सारे जवान ऐसे भर्ती होंगे। तो इसलिए जो है आगे आप सवाल पूछेंगे तो इसमें मेरे क्या इश्यूज़ हैं, और वो बहुत ज़रूरी इश्यूज़ हैं। और क्योंकि ये देश हित से जुड़ा है, सुरक्षा से जुड़ा है, हमारी सेनाओं से जुड़ा है, कैसे इंस्टीट्यूशन से जुड़ा है जिस पे पूरे देश को नाज है, तो हमें इस पे खुल के बात करनी चाहिए। और मेरे जैसे लोग बात करेंगे तो लोग ज़रूर सुनेंगे भी कि हाँ ये बात सही है। और मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि फ्यूचर में स्कीम में चेंजेस आएंगे। नहीं, चेंजेस तो खैर आएंगे, सरकार इस बारे में बात भी कर रही है। लेकिन क्या प्रॉब्लम है कि अगर ज्यादा फिट जवान जो हैं वो ही सेना में काम करें, क्योंकि इस बार सरकार कह रही है कि अभी 25% रिव्यू भी चल रहा है कि 50% हो सकता है। तो अगर उसमें से बेस्ट ऑफ बेस्ट अगर हम निकाल कर रख ले अपनी सेना के लिए, तो इसमें क्या बुराई नजर आती है आपको? देखो, बेस्ट ऑफ द बेस्ट तो वैसे ही ले रहे थे हम। अब बेस्ट ऑफ द बेस्ट नहीं आ रहा है ना। अब हुआ क्या है इस पूरी स्कीम के द्वारा,
पहले जो है ना, जो गांव का युवा लड़का था जो दौड़ रहा था 4-4:30 बजे उठ के, आप तो रिपोर्टर हैं, आपने देखा होगा गांव देहात में सुबह सुबह रोडों पर आपको भागते दौड़ते नज़र आते थे, बड़ी स्टेडियम्स के अंदर बच्चे दौड़ते नजर, क्योंकि फ़ौज का फिजिकल टेस्ट निकालना आसान नहीं था। और फ़ख्र क्या था कि फ़ौज वॉज द नंबर 1 चॉइस, सेकेंड स्टेट पुलिस, थर्ड पैरामिलिट्री फोर्सेस। जनरली ये युवाओं की ये सोच रही है फ़ौज के बेल्टेड सर्विसेज के बारे में। अब क्या हो गया है, एक झटके में अग्निवीर लास्ट चॉइस हो गई है। अब जो बेस्ट है वो जाएगा अपना स्टेट की पुलिस में, बिकॉज जिस दिन भर्ती हो गया 58 साल तक उसकी रिटायरमेंट है, अपने स्टेट में नौकरी करता है, अपने बीवी बच्चों का देखभाल करता है, तनख्वाहें अच्छी हैं, सब कुछ अच्छा है। नंबर 2 चॉइस पैरामिलिट्री फोर्स है, भर्ती हो गया 58-60 साल तक नौकरी करता है और सारी फैसिलिटीज़ अच्छी, तनख्वाह सब कुछ है। अग्निवीर में क्यों आएगा? 4 साल तक एक तलवार लटकती रहे, उसके बाद ये पता नहीं मेरे को फौज रखेगी या नहीं रखेगी। और यूनिट्स के अंदर बहुत इश्यूज़ हैं, जो मैं हमेशा कहता हूं कि जो कटिंग एज है हमारी प्लाटून कंपनी, भाई लड़ाइयाँ यही जीतते हैं, लड़ाई कोई जनरल नहीं जीतता है, कोई कोर कमांडर या डिविजनल कमांडर लड़ाई नहीं जीत सकते, ना वो लड़ाई में होते हैं, ये जवान जीतते हैं लड़ाई। और जवान की सबसे छोटी टोली क्या है? प्लाटून होती है, जिसमें एक यंग ऑफिसर लीड करता है। कारगिल की सारी लड़ाइयाँ प्लाटून लेवल पर लड़ी गई हैं, कंपनी लेवल पर लड़ी गई हैं। तो उसके अंदर अगर आधे जवान ही हैं जिसको भरोसा नहीं 4 साल के बाद मेरा क्या होगा, और आधे ऐसे हैं जो परमानेंट है। आप देखो ना, आपने 2 कैटेगरी बना दी, और इनकी सर्विस कंडीशंस पे अगर मैं आऊं तो आप रो दोगे कि इस प्रकार की सर्विस कंडीशंस क्या हो सकती हैं, और आप कहोगे बेस्ट ऑफ द बेस्ट है। नहीं, क्या सर्विस कंडीशन है जिस पर आपको आपत्ति है? सबसे बड़ी तो ये, नॉर्मल जवान 90 दिन की छुट्टी जाता है, 90 दिन छुट्टी मिलती है जवान को फौज में, 60 दिन की एनुअल लीव, 30 दिन की कैजुअल लीव, इसको मिलती है 30 दिन। तो आप सोचो, आप तंगधार में बैठे हो या बारामूला, कश्मीर, चुशुल में कहीं वहाँ हाई एल्टीट्यूड में बैठे हो, छोटे बच्चे हो यार, 18, 19, 20 साल का तो है बच्चा, और वो जाएगा सिर्फ 1 महीना जा सकता है, तो क्या करेगा? 6-6 महीने में 15-15 दिन जाएगा। जो साथ में जवान है वो 90 दिन की छुट्टी जा रहा है। पहली बात तो ये बहुत है ना, एक इमोशनल इशू है। दूसरी चीज़, अगर किल्ड इन एक्शन हो जाता है, नॉर्मल जवान के तो सारी उम्र माँ बाप को पेंशन मिलती है हर तारीख को। इमेजिन करो अगर आपके माँ बाप भी तो यार यंग ही होते हैं ना, जब जो 18-20 साल का, उसके माँ बाप भी तो 40-42 साल के हुए, उनको अगर सारी उम्र ये 1 तारीख को पेंशन आए, कितनी बड़ी फ़ख्र करेंगे पूरी उम्र अपनी कि यार हमारा बच्चा देश के लिए जान की आहुति दे दी, हमारे लिए एक बुढ़ापे में सहारा कर गया उसकी पेंशन का। इनके में कोई पेंशन नहीं है। तीसरी चीज़ वो है कि जब हम लोग फौज में आए या नया जवान आया, अगर माँ बाप को कोई प्रॉब्लम हो जाती है, वो फट छुट्टी जाता है, नियरेस्ट मिलिट्री हॉस्पिटल में अपने माँ बाप को दिखा देता है, और बड़े इज्जत से उसके माँ बाप की ट्रीटमेंट किसी मिलिट्री हॉस्पिटल में। यहाँ पे दे आर नॉट डिपेंडेंट, यहाँ वो ये सब कर ही नहीं सकता है, ना अपने स्टेशन में ला सकता है। और चौथी बड़ी चीज़ है, शादी नहीं करा सकता 4 साल। तो मैरिज मार्केट में जो जवान की, मैं आपको बता नहीं सकता ऋषि, मैंने ऐसे जवान देखे हैं जिनकी वाइफ एमटेक और एमएससी हैं और बढ़िया बैंक में काम कर रही है, क्योंकि जवान की जॉब बड़ी तगड़ी है भाई, गवर्नमेंट जॉब है उसकी, और एक बहुत फ़ख्र है देश को इसके ऊपर। तो 4 साल आप सोचो, अब आप कंपेयर कर लो, प्लस तनख्वाह तो 20-21 हज़ार रुपये से वो स्टार्ट करता है, दूसरा जवान ले रहा है 35, 40, 45 हज़ार। सो देयर आर ह्यूज आई शुड से अनोमलीज इन दिस बेसिक सर्विस कंडीशन। जो सर्विस कंडीशंस की हम बात करते हैं, ये चीज़ें हैं ना, आप ये बराबर कर दो। अगर किल्ड इन एक्शन होता है तो बोल दो ठीक है भाई, इसको भी वही कंपनसेशन मिलेगा, इसके माँ बाप को वही पेंशन मिलेगी। सो नाउ इफ़ यू टेल मी कि ये स्कीम बहुत बढ़िया है और इस पे हमें जो है, इसमें बड़े यंग लोग आ रहे हैं, तो फिर नाउ आई लिव इट टू यू। नहीं, तो आपका एक आर्टिकल पढ़ रहा था मैं नेशनल हेराल्ड पर, आपने लिखा द अग्निपथ स्टेप सोल्जर। तो ये लाइन तो खैर बहुत बोल्ड है। हाँ, बोल्ड है, लेकिन वो बोल्ड क्या होता है, कई बार हम अच्छी इंग्लिश लिखने के लिए, बट है ना, 2 कैटेगरी होगी ना, आप एक प्लाटून के अंदर हो, एक मोर्चे में हो। एक है जो कि पहले से भर्ती हो गया था कोविड से पहले, वो 90 दिन की छुट्टी जा रहा है, उसकी शादी भी बढ़िया हो गई है, वो पेंशनेबल भी जाएगा जब भी जाएगा। और एक ही है बेचारे को 4 साल के बाद पता नहीं रखेंगे या नहीं रखेंगे। तो इस पर मेरा आपसे सवाल यह है कि सेना की में वैसे भी ये बात तो जनरल रावत जब थे तब उन्होंने भी ये बात कही थी कि सेना में कोई नौकरी करने के लिए नहीं है, ये देश सेवा का काम है ये। तो पहली बात तो बहुत सारी जो आपत्तियां हैं वो इसमें भी फिल्टर हो जाएंगी कि आप अच्छी नौकरी देख रहे हैं तो कहीं आप और कर लीजिए, आप देश सेवा के लिए आना चाहते हैं तो आइए। ये सब कहने की बातें हैं, ये सब कहने की बातें हैं। फिर तो ये इतनी अच्छी स्कीम है तो 4 साल एनडीए में 3 साल एनडीए में 1 साल, 4 साल में ऑफिसर उसी एज का है,
उसी एज का बालक है, वो अच्छे स्कूल में चला गया, उसने एनडीए एग्जाम क्रैक कर दिया और एनडीए चला गया। उसके साथ वाला अच्छे स्कूल में नहीं गया, गांव में वो अग्निवीर बन गया, वो तो 4 साल में रिटायर हो गया, 4 साल में ऑफिसर बनता है। इतनी अच्छी स्कीम है, तो इसको हमें ऑफिसर्स में लानी चाहिए। हमें आईएएस आईपीएस क्या कर रहे हैं हम इनको, इतनी देर इतनी सारी अकेडमियाँ खुली हुई हैं, सबको 4 साल में कर दो। इनके नाम भी बड़े अच्छे अच्छे हम सजेस्ट कर सकते हैं, वीर के साथ राइम करते हुए, और हर डिपार्टमेंट में ले आओ, पैरामिलिट्री फोर्सेस में भी ले आओ। इतनी ब्रिलियंट स्कीम, इतनी अच्छी चीज़ है, तो फिर वाई शुड ओनली जवान हैव ऑल द फन, इसको कर दो सबके लिए। इतनी अच्छी स्कीम है, तो इसमें ना कोई वर्ड्स के हेर फेर में हम नहीं जाएंगे, बट मेरा दिल से जो है, मैं हमेशा यही गुहार करता हूँ कि इस पे विचार करो, सर्विस कंडीशंस पे विचार करो, उनके पे अलाउंसेस पे विचार करो। और जो है अभी 2 साल हो गए हैं, अगर आप जेन्युइन फीडबैक लोगे ना, जेन्युइन फीडबैक लोगे, तो आपको पता चल जाएगा यूनिट्स के अंदर अग्निवीर के बारे में सोल्जर्स की क्या राय है। क्या राय है जो आपके पास लोग व्हाट्सएप पे कर देते होंगे आपके? यही राय है कि वो बेचारे बहुत दुखी हैं अग्निवीर, वो बहुत अफसोस के, उनको ना हम ट्रेनिंग कोर्स पे भेज सकते, उनके एक अलग, ही इज़ नॉट अ सोल्जर, प्लीज समझो, सिपाही नहीं है वो, अग्निवीर है। नाम शुरू में अच्छा लग रहा था, अग्निवीर, अग्निपथ, बट अब जो है वो एक जो है उसके पास वो डिग्निटी नहीं है उसके पास जो एक रेगुलर सोल्जर के पास। वैसे सार्वजनिक तौर पर आप की कोई राजनीतिक लाइन तो नहीं है, लेकिन जब मैंने यही आर्टिकल जिसका जिक्र कर रहा था मैं, जिस पे आपने लिखा कि स्टेप सोल्जर, कुछ ऐसी ही लाइन अभी जो लोकसभा में नेता विपक्ष हैं राहुल गांधी, उनकी भी है। तो कोई कभी बातचीत, कभी कोई सलाह मशवरा या ऐसी कोई चीज जो आपको कांग्रेस की पसंद आ रही है, या कांग्रेस ने आपकी लाइन ले ली है? नहीं, देखो, मैं तो टोटली अपॉलिटिकल हूँ और मेरी पूरी लाइफ ऐसे ही रही है। फौज में भी हम तो, और मैं करंट अफेयर्स का स्टूडेंट रहा हूँ जब ज्वाइन किया था, जब बच्चों को पता नहीं होता था क्या मैगजीन है, क्या अखबार है, तब से मैं जो है पढ़ता भी था और लिखता भी था। तो मेरे को शौक रहा है इस मतलब करंट अफेयर। आज भी देखो मैं यूट्यूब के थ्रू लाखों बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। तो मेरी ये वो है कि मुझे करेज ऑफ कन्विक्शन दिया है फौज ने, और यही एक रीज़न है फौज में सिलेक्शन का भी, कि भाई करेज है आपके पास, और अब मॉरल करेज की ज़रूरत है मेरे जैसे सीनियर लीडरशिप में वेटरन्स को, और सही मामला जो है देश के सामने लाने के लिए। तो मेरे को ऐसे कोई ना कांग्रेस से मतलब है ना बीजेपी से है, एंड आई ऑलवेज बिलीव that whoever government is there in power, they always try to do the best. तो इसमें कोई I have no political alignment at all. राहुल गांधी से कभी मुलाकात हुई? नहीं, never. मेरे इनफैक्ट ज़्यादा दोस्त बीजेपी और आरएस में, मेरी एक्सटेंडेड फैमिली में मेरे से मिलते हैं। मैं उनको मैंने उनको समझाया भी इस स्कीम के बारे में, मेरे से मिल के गए। बट मैंने ये डिसीजन लिया अपने लिए कि मैं अब एजुकेटर हूँ, मैंने पढ़ाना है, मैंने सेकेंड इनिंग्स में देश के युवाओं को जगाना है। और मेरे मुद्दे हैं सेकुलरिज्म, मेरा मुद्दा है एनवायरनमेंट, हेल्थ में, फिटनेस पे। आप देखो कितना मैं फिटनेस पे, आज भी साइकिल चला के आया हूँ बारिश के अंदर, आज भी बारिश में साइकिल चला के आया हूँ। तो मेरा पूरा जोर है युवाओं की सोच बदलने का और उनको आगे लेके जाने का। पॉलिटिक्स आएंगे जाएंगे, इन लोगों का कोई आई जस्ट डोंट बिलीव इन एनी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी। आपने कहा कि बीजेपी आरएसएस में मित्र हैं, तो आपने समझाया देश का विषय है, सिक्योरिटी का विषय है, डिफेंस का विषय है, कोई माना नहीं, इतनी डिबेट हो गई इसको लेकर। नहीं, वो पर्सनली सब मानते हैं कि हाँ सर आप बात बहुत सही कह रहे हो, क्या करें पर्सनल लेवल पे सब मानते हैं, सच में बता रहा हूँ। जिन लोगों से भी मेरी बात होती है जो अलग सरकार में कह लो या उनकी आइडियोलॉजी से संबंधित है, ऑल ऑफ देम एग्री कि हाँ बात आप सर आप सही बात कहते हो। और सर्विंग लोग भी मुझे कहते हैं, और जो रिटायर्ड लोग नहीं बोलते हैं इस मुद्दे पे, चुप रहते हैं किसी कारण से, वो भी मुझे कहते हैं यार यश व्हाट यू से इज़ राइट, लेकिन यार तुम बोल सकते हो, हम बोल नहीं सकते हैं, तो इट्स ओके। तो प्रॉब्लम को लेकर तो हम बहुत बात कर रहे हैं, नरवणे साहब भी यहाँ पर आए थे, आर.के. भदौरिया जी भी यहाँ पर आए थे, प्रॉब्लम को लेकर बहुत ज़्यादा बात की कि किन किन विषयों में, अग्निवीरों को लेकर क्या कंटेंशन के विषय हैं, लेकिन सोल्यूशन क्या है? क्या कोई इसका वन स्टॉप सोल्यूशन है? क्या अबॉलिश कर देनी चाहिए कम्प्लीटली, या फिर कुछ और आप सजेस्ट करते हैं? जैसे रिटेंशन को लेकर अभी बात चल रही है कि रिटेंशन की लिमिट को बढ़ा दिया जाएगा। देखो मेरे हिसाब से बेस्ट ऑप्शन तो अबॉलिश कर दो, इनको सबको रेगुलर कर दो। और जो बेचारे जो 3 साल भर्ती नहीं हुई ना, उनका दर्द भी थोड़ा सा सुन लो। जिनकी 3 साल भर्ती नहीं हुई, जो कि बेचारे अभी भी, आप सोशल मीडिया में इसी पे देख लेना जब ये जाएगा, कितने बच्चे उस पर लिखेंगे कि हमारा क्या कसूर था कि हमें भर्ती नहीं होने दिया ये वो। तो दैट इज़ वन। बट इफ सरकार की कुछ होती है सोच, हमें पता नहीं इसके पीछे क्या एक्चुअल वो है,
तो एटलीस्ट 75 मस्ट बी रिटेन। 75% को रिटेन करो और जो 25% बाहर जाते हो उसको फिर आप पैरामिलिट्री में लेना है, स्टेट गवर्नमेंट जॉब में गारंटीड, आपकी गारंटी होनी चाहिए कि जिस दिन अग्निवीर जो है फौज छोड़ेगा उसके पास सेकंड कैरियर अवेलेबल है। इफ यू कैन डू दैट देन आई थिंक वी कैन स्टिल फाइंड समथिंग गुड आउट ऑफ इट। और कुछ, क्योंकि आपने खुद कहा कि नरवणे साहब की किताब में था कि बोल्ड फ्रॉम द ब्लू था या फिर ये सरप्राइज था, आपको लगता है कि क्योंकि किताब तो अब तक रिलीज नहीं हुई है, उस पर आप क्या कहेंगे जिस तरह की प्रतिक्रिया अब तक एक्सर्प्ट जो बुक से सामने आए? मैं हैरान हूँ, अब सर्विस चीफ की किताब नहीं आने दे रहे। तो कल तक वो हमारे वी ट्रस्टेड हिम विद कीपिंग नेशनल सीक्रेट्स, और आज जो है वो उन्होंने किताब लिखी और वो कितना टाइम हो गया वो किताब ही नहीं आ रही है। तो दैट ऑल्सो शोज़ कि भाई मतलब शोज़ अस इन वेरी पुअर लाइट कि कल तक वो सर्विस चीफ थे। तो बट उन्होंने लिखा है, ये एक्सेप्ट में आया है, तो और वो एक बड़ी इंपॉर्टेंट एजेंसी ने सारे के सारे एक्सेप्ट निकाल के दिए थे पूरे पब्लिक के सामने। तो ये तो क्लियर ही है। देखो अब इसमें हम लुका छिपी नहीं कर सकते हैं कि नहीं पता था सर्विस हेडक्वार्टर्स को कि स्कीम इस प्रकार से आ रही है। तो इस वक्त अगर हम देखें किस तरह की स्क्रूटिनी जो है वो बुक पर चल रही है, क्योंकि अब महीनों हो गए हैं, 1 साल से ज़्यादा का वक्त अब हो जाएगा कुछ ही वक्त में, किताब अब तक नहीं आ पाई है उनकी। देखो मुझे पता नहीं है, मैं एक्चुअली सर्विस मैटर्स में आफ्टर रिटायरमेंट, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा फोकस्ड हूँ एजुकेशन को लेके और बच्चों की मेंटरिंग को लेके कि मुझे ऐसे लगता है कि वो एक दौर था जब यूनिफॉर्म में थे, अब मैंने अपने आप को डीमिलिटराइज कर दिया है। मैं टोटली सिविलियन हूँ, मैं पूरे देश में घूमता रहता हूँ। अभी जलंधर में टेड टॉक करके आया, कुछ दिन पहले IIM में गया हुआ था। तो मैं अब घूमता रहता हूँ, ट्रैकिंग करता हूँ या बच्चों से मिलता है। मेरे पास वक्त नहीं है कि क्या हो रहा है, उनकी बुक जब आएगी पढ़ लेंगे, नहीं आई तो वो भी कोई बात नहीं। मतलब आई एम ओके विद दिस बुक। बट एक महत्वपूर्ण बात के बारे में आपने कहा कि पेंडिंग भर्ती, वही मेरा अगला सवाल भी था। पेंडिंग भर्ती को शायद हम भूल ही गए हैं क्योंकि वो एक पास का विषय हो गया है। तो कोई उसके बारे में बात नहीं कर रहा। हम बात करें कि अग्निवीर में क्या खामी है, वो एक अलग विषय हो सकता है, लेकिन पेंडिंग भर्ती, अग्निपथ योजना आई तो कितनों को ब्रेक लग गया। लाखों ऐसे छात्र हैं, यहाँ भी आए, न्यूज़ तक के दफ्तर में भी कई ऐसे एस्पिरेंट्स आए जो चाह रहे थे कि ज्वाइनिंग लेटर हाथ में आना था, और वहां पर लग गया फुल स्टॉप और सपने धरे वो आप सोचो, आपने बहुत बढ़िया सवाल पूछा है। आप ये सोचो कि क्या ये किसी और एग्जाम में हो सकता था? क्योंकि ये गांव का बालक है, क्योंकि गांव का बच्चा है, गरीब है, इसलिए ठीक है, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। और जो लोग इस पॉलिसी बनाने में थे, ना वो कभी सिपाही रहे हैं, ना उसके खानदान में कोई सिपाही रहा है, ना खेती करी है। ये ना मैं बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ ये, और दिल से कह रहा हूँ बात। अरे किसी सिपाही को बुला लेते, पूछ लेते यार, किसी को, कोई रिटायर्ड JCOs को, OR को, भाई जिन्होंने 35-36 साल, जो जवानों जिन्होंने हमें ट्रेनिंग दी है, वो तो सारे NC, मेरे फादर खुद इंस्ट्रक्टर थे IMA में और NDA में, हवलदार थे, फिर नायबदार इंस्ट्रक्टर बने। उनसे पूछ लो, 10 को बुला के बोलेंगे साहब ये क्या स्कीम ले आए आप। बट हम जो स्कीम बनाने वाले बैठे होते हैं, हमको कोई आइडिया नहीं होता, हम उसके लिए स्कीम बना रहे हैं जिस रैंक में हम कभी गए ही नहीं। तो ये जो पेंडिंग भर्ती है, दिस इज़ वेरी सीरियस, और इसमें मोटे तौर पे 1.5-2 लाख बच्चे जो है ना, और फिर अभी देखो इसीलिए पूरा हरियाणा गांव खाली हो रहे हैं, डंकी रूट से जा रहे हैं, कोई कुछ कर रहा है। इसने ना एक्चुअली बहुत दिल तोड़ दिया नौजवानों का। देखो देश के नौजवानों का दिल तोड़ दो तो फिर यार इन्हीं के भरोसे ना हम तो सब चले जाएंगे ना। आज जो ये डिसीजन ले रहे हैं, ये कितने साल और हम लोगों की कितनी उम्र बची है, 1-2 डिकेड और हम एक्टिव रहेंगे, फिर तो इन्हीं लोगों ने आना। बट ये तो इनके दिलो दिमाग पे जो चोट पहुंची कभी भूलेंगे नहीं ये ज़िंदगी भर। सो आई थिंक वी शुड, अगर पॉसिबल हो उनको दोबारा रिवाइव किया जा सकता है। बहुत मोटिवेटेड लोग थे वो, तो बहुत दुख होता है। क्योंकि हरियाणा की भी हम यहाँ बात कर रहे थे, हरियाणा में चुनाव है और उससे पहले एक बात जो है वो फ्लोट कर दी जाती है कि ट्वीक्स जो है वो सरकार उस दिशा में आगे बढ़ रही है कि अग्निपथ स्कीम के अंदर कुछ ट्वीक्स किए जा सकते हैं। इससे लोकसभा चुनाव के पहले भी इस तरह की एक बात सामने आई थी। आप इसे क्या मानते हैं? क्या आप ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट ज्यादा इसे मानते हैं? क्योंकि ये सब ना व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में चलता है, आता कुछ नहीं है। मैं तो अखबार पढ़ता हूँ भाई, मैं तो 3 अखबार पढ़ता हूँ रोज़, और मैं यही अपने बच्चों को कहता हूँ यार अखबार में आएगा हम डिस्कस करेंगे। जो मीडिया में आ रहा है, कोई इंस्टाग्राम पे चला रहा है, कोई फेसबुक में, आई डोंट बिलीव इन एनीथिंग अनटिल देयर इज़ अ नोटिफिकेशन, अनटिल अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन को रक्षा मंत्री बोल रहे हैं या सर्विस चीफ बोल रहे हैं, फिर बात है। तो कुछ मुझे लगता नहीं कुछ एनीथिंग इज़ देयर सब्सटेंटिव इस स्कीम को कुछ चेंज करने का अभी। बट आगे
आई एम ऑलवेज होपफुल, क्योंकि ऑप्टिमिस्ट हैं हम। नहीं, लेकिन आपको ये लगता है कि जैसे हरियाणा में चुनाव है, वहाँ से कई एस्पिरेंट जो है वो निकल कर आते हैं, तो चुनावों के पहले क्या ऐसा माहौल भी बनाने की कोशिश होती है कि नहीं हम उस दिशा में काम कर रहे हैं, ये आइडिया देने की एक कोशिश होती है सरकार की तरफ? शायद देखो, पॉलिटिकल गेम्स में पता नहीं क्या क्या होता है, मतलब लेट्स लिव इट, क्योंकि जैसे ही इलेक्शन से पहले हम कोई अलाउंस देना शुरू कर देते हैं, फ्री बीज देना शुरू कर देते हैं, नौकरियां लगा देते हैं, काफ़ी कुछ सरकार करती है, यू नो, एंड दैट इज़ पार्ट ऑफ देयर राइट ऑल्सो कि लास्ट में जोर तो लगाना ही चाहिए सत्ता अपने हाथ में रखने के लिए, बट दैट इज़ हाउ पॉलिटिक्स इज़, बट आई डोंट सी मच। बट हाँ, इस स्कीम का असर जरूर है गाँव में, देहात में। अब वो बच्चे दौड़ते हुए नज़र नहीं आते हैं और वो जोश नज़र नहीं आता है सेना के प्रति, ये एक फैक्ट है। अब इसको कोई नहीं लाइक करे तो अब, बट आई से इट इज़ एज ब्राइट एज द सन इन द स्काई, इसको हम झुठला नहीं सकते हैं कि भाई है इसका बहुत। और देखो लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट सोचो आप क्या है कि जो यार आप एक गांव से अगर 40-50 बच्चे हैं, भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, उनमें चलो 5-7 ही सेलेक्ट हुए, लेकिन 25-30 को आपने शराब से दूर रख लिया, स्मोकिंग से दूर रख लिया, ड्रग से, क्योंकि वो रोज कर रहा है ना 2-3 साल। अब वो क्या करेगा, वो रील देख रहा है या फिर कहीं और कुछ। तो आई थॉट दैट वाज अ गुड थिंग कि एटलीस्ट वी आर पुटिंग अ लार्ज पार्ट ऑफ आवर पॉपुलेशन थ्रू फिजिकल फिटनेस, मोटिवेशन, कुछ ना कुछ कर रहे हैं कि चलो यार फौज में ट्राई करते हैं भर्ती होने की। वो प्रक्रिया बड़ी अच्छी इंटरेस्टिंग है। सर, ये क्रांतिकारी योजना बताई गई थी कि इससे जो एवरेज एज है फौज की वो कम हो जाए, क्योंकि हम ऐसा बोला जाता है कि हमारे देश की जो फौज है वो बूढ़ी है, उसमें एवरेज एज ज़्यादा है। तो अगर ये योजना आपको ठीक नहीं लग रही है तो नेक्स्ट क्रांतिकारी स्टेप क्या हो सकता है जिससे कि एवरेज एज को कम किया जाए फौज की? देखो ये ना कि एज कम हो जाएगी, ये सब ना आफ्टर थॉट है। ये स्कीम अनाउंस हुई, कोई ऐसा जिक्र नहीं था। कारगिल में हम इसी फौज से लड़े, तब ये था कि कमांडिंग ऑफिसर्स की एज ज़्यादा थी। ये कारगिल रिव्यू कमेटी में जवानों की एज पे कभी कमेंट नहीं किया है। हमारा जवान बहुत फिट है और फिजिकल फिटनेस एक इंडिविजुअल ट्रेट है, ये कोई कलेक्टिव ट्रेट नहीं है। उसी एज के तो भर्ती कर रहे हैं, उन्हीं गांव के लड़के भर्ती कर रहे हैं। तो मैं 2 चीज़ सुनता हूँ कि फौज यंग हो रही है और टेक्स हैवी हो रही है। भाई कहाँ से टैक्स हैवी हो रही है? वही गांव के बच्चे आ रहे हैं। अब तो वो भी नहीं आ रहे हैं, वो भी सोचते हैं पुलिस में चले जाएं या पैरामिलिट्री फोर्सेस में चले जाएं। सो ये कोई इसमें क्रांति मुझे नज़र नहीं आ रही है। अगर क्रांति है तो IAS IPS में करना चाहिए सबसे पहले। इसको ना ऑफिसर काडर में इसको हर तरफ से कर देना चाहिए। देखें क्या बढ़िया माहौल होता है। वाई डू वी नीड एंटायर बैच ऑफ IAS टू बिकम एडिशनल सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी? ले आओ, बहुत अच्छी स्कीम है। 6 महीने ट्रेनिंग दे दो और 6 महीने के बाद में क्रांति हो जाएगी। यू विल हैव ऑल यंग पीपल एंड सेम थिंग। यही पैरामीटर्स अगर इतने अच्छे हैं, बट देर आर सीरियस वीकनेसेस जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इसमें ना टेक्नोलॉजी बढ़ रही, पहले 1 साल की ट्रेनिंग होती थी तकरीबन 9-10 महीने की, अब 6 महीने, उसमें से 1.5-2 महीना तो परेड की तैयारी है, क्योंकि अब जो अग्निवीर की परेड होती है उसमें कोई ना कोई VIP, नेवी चीफ तो खुद जाते हैं अग्निवीर की परेड की रिव्यू करने के लिए। तो जहाँ चीफ अगर आ रहा है किसी सर्विस का, तो आप सोचो कितनी तैयारी होगी। तो और जब वो आ रहे हैं यूनिट में, मैं कई वीडियो देखता हूँ, वो गाँव में जाते हैं, वो चल भी नहीं सकते हैं, उनकी ना ड्रिल ठीक है ना उनको, मतलब 6 महीने तो वर्दी पहनने में सीख जाता है बंदा कि गांव से आया, जूते कैसे पहनने हैं, वर्दी कैसे पहननी है, सीधा कैसे खड़ा होना है। सो आई डोंट थिंक इसमें कोई ऐसी रेवोल्यूशनरी कोई आइडिया है इसमें। ठीक है, आपने कहा कि इस योजना की वजह से फौज में दोहरी नीति को बढ़ावा मिलेगा, जहां एक सामान्य जवान जो है उसके लिए सुविधाएं अलग होगी और एक अग्निवीर जवान के लिए जो है नियम कायदे कानून अलग होंगे। लेकिन दोहरी नीति का तो सबसे बड़ा उदाहरण हम ऑलरेडी फौज के अंदर देख रहे हैं। ऑफिसर्स के लिए अलग नियम, JCOs के लिए अलग नियम, जवानों के लिए अलग नियम। आपको लगता है कि बहुत दिन पहले जब देश आज़ाद हुआ था और हम कहते हैं कि जो इंग्लिश सिस्टम से इंस्पायर्ड है हमारी फौज, तो उस वक्त आपके जैसा कोई व्यक्ति होता, इन मुद्दों पर आवाज़ उठाए होता, तो ऐसी दोहरी नीति हमारी फौज में नहीं होती? नहीं, देखो वो ट्राइड एंड टेस्टेड सिस्टम है। और मैंने तो देखो 30-35 देशों के साथ UN में काम किया। 1 साल में बांग्लादेश में रहा हूँ, जब मैंने पाकिस्तान, चाइना, श्रीलंका सारी आर्मीज़ के साथ, तो मेरे को काफ़ी फेयरली गुड आइडिया है कि बाकी आर्मीज़ किस प्रकार से ऑपरेट करती हैं। तो ये दैट इज़ हाउ वी हैव डन सो वेल। 71 कारगिल, सियाचिन ग्लेशियर, तो एवरीवेयर भी है। तो आर्मी का जो रेजिमेंटल सिस्टम है ना, वो समझने की कोशिश करो। वो बेस्ड है नाम नमक निशान पे। हम जब ऑफिसर बने, हम तो 6-6 महीने तो जवानों के साथ लाइन में रहते थे। हमने कभी जवान को जवान सोचा ही नहीं। हमने तो चाहे ग्राउंड हो चाहे ऑपरेशन हो, कभी सोचा नहीं। तो
this is because our leadership style, the way we groom our officers, the kind of bonhomie जो अफसर और जवान के बीच में जो अंडरस्टैंडिंग वो बहुत ज़बरदस्त है. So that system has survived and it has given us good results. So I think our army has very good systems and हम एक दूसरे का काफ़ी ब्रदरहुड और कॉमराडरी, हम जब यूनिट में जाते हैं जवान, अब मुझे कोई मिल जाए कहीं पे तो हम सीधा गले लगते हैं. कोई ऐसा नहीं है कि हम अब सब पुराने एक्स फौजी हैं तो आई थिंक ऐसा है नहीं. फौज में बहुत बढ़िया कोऑर्डिनेशन होता है यूनिट लेवल पे, कंपनी लेवल पे और बटालियन लेवल पे. इट्स वेरी गुड. नहीं, ये जो दोहरी नीति हम देखते हैं फौज से लेकर जो मिलिट्री हॉस्पिटल होते हैं, अब एक उदाहरण ले लेते हैं सर, खुलकर बातचीत हो रही है तो, कि अगर कोई अधिकारी की पत्नी प्रेग्नेंट है 8 महीने तो सीधा चली जाती है, और अगर जवान की पत्नी है तो लंबी लाइन 10 लोगों की लाइन है, उसमें ये सारा क्रॉस करके जाएगी. तो आपको ये दोहरी नीति ठीक लगती है और अग्निवीर वाला जो दोहरी नीति है वो गलत लग रही है? नहीं, इतना भी नहीं है. बताइए. नहीं, इतना भी नहीं है. And, नहीं है सर. है. अगर है तो देयर आर लॉट ऑफ वेज इन विच जहाँ फैमिलीज हैं वहाँ आप देखोगे कि हमारे पास हम तो स्पेशली OR फैमिली क्वार्टर्स के लिए स्पेशली कैंप्स लगाए जाते हैं, और उनके जो विमेन के जो भी जितने इश्यूज होते हैं उनके ऊपर जो है हमारी लेडीज़ खुद बढ़ चढ़ के, बहुत सी हमारी गांव देहात की औरतें आती हैं जो इतनी कम एजुकेटेड हैं, उनको फ़ौज जो है इतनी ट्रेनिंग देती है, इतना कॉन्फिडेंस बढ़ा देती है उनका. तो ऐसा नहीं है. देर आर ऑफ कोर्स ऑलवेज स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट, बट आई वॉन्ट से कि इतना डिस्पैरिटी है क्योंकि नंबर ज़्यादा हैं और इसलिए देर यू मे सीट, बट इट इज़ नॉट दैट एविडेंट व्हेन वी आर सर्विंग. तो कन्वीनियंट नहीं है कि अग्निवीर का उस दोहरी नीति के मुद्दे पर विरोध करना और पुराना सिस्टम जो चला रहा है उसको कहना कि हाँ ये ठीक है, इसकी वजह से हमारी फौज सही चल रही है? नहीं, पुराने सिस्टम में कितना चेंज हो चुका है, बहुत चेंज हो चुका है. जिस फौज को हमने ज्वाइन किया, जिस फौज को मेरे फादर ने ज्वाइन किया है, उसमें बहुत चेंज हो गया, बहुत चेंज हो गया. अभी उन्हीं घरों से आ रहे हैं, उसी घर में एक भाई ऑफिसर है, दूसरा सिपाही है. वी आर कमिंग फ्रॉम द सेम स्टॉक. इट इज सेम फैमिलीज विच आर प्रोड्यूसिंग ऑफिसर्स एंड सेम फैमिलीज आर सेंडिंग सोल्जर्स. तो काफ़ी हद तक जो है ऑर्गेनाइजेशन इस मामले में फ्लैटन होता जा रहा है. अब उसी हवाई जहाज से जवान भी छुट्टी जा रहा है, उसी से ऑफिसर भी जा रहा है. पे स्किल्स बड़े अच्छे हो गए. अब वो चक्कर नहीं रहा कि जवान 3 टन में बैठ के जा रहा है. अभी आप किसी फ्लाइट में, मैं लद्दाख में था, पूरी की पूरी फ्लाइट में जवान केरला जाता है, कोई ट्रेन में नहीं, दे आर ऑल फ्लाइंग एंड द चिल्ड्रन आर वेरी कॉन्फिडेंट. दे आर गोइंग टू मिलिट्री स्कूल, दे आर गोइंग टू सैनिक स्कूल, उनके बच्चे ऑफिसर बन रहे हैं. तो काफ़ी है. ऑफ कोर्स देयर इज ऑलवेज अ स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट इफ यू से सो. एक ये जो अग्निवीर योजना है इसका जो समर्थन या विरोध हो रहा है, आपको लगता है कि पॉलिटिकल फायदे के हिसाब से हो रहा है? देखो, मैं पॉलिटिक्स नहीं देख रहा हूँ, बट ये एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट इशू है. ये नेशनल सिक्योरिटी को लेके इशू है. ये हमारी जो कटिंग एज है यूनिट्स उनको लेके है, उसमें किस प्रकार से हम इसको, और एक पुरानी रिक्रूटमेंट प्रथा से लेके है, सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर है गाँव देहात का. तो ये देखो, अपोजिशन क्या करेगा? अपोजिशन अगर सरकार की नीतियां, सरकार की पॉलिसीज़ में खामियां नहीं निकालेगा, डेमोक्रेसी तभी तो चलती है, तभी तो मज़ा आता है पार्लियामेंट के अंदर. सो गवर्नमेंट ब्रिंग्स आउट सो मेनी थिंग्स. अब अग्निवीर पर लेके, लेकिन GST के ऊपर भी तो लोग आज अखबार में लिखते हैं और बोलते हैं कि भाई इसको और रिफाइन करो, इसको एजुकेशन सिस्टम को करो. तो इट्स जस्ट वन ऑफ दोज थिंग्स. हम हमारे देश के आसपास के दूसरे जो देशों को अगर हम देखें, चाहे पाकिस्तान हो, अफगानिस्तान हो, बांग्लादेश हो, इन सब जगहों पर हमें बहुत ज़्यादा अस्थिरता दिखती है. स्पेशली उसमें एक बड़ा कारण फौज भी है. क्या इंडिया के पक्ष में हम कहें कि क्या बेहतर है फौज में कि यहाँ सब कंट्रोल दिखाई देता है? देखो, बेहतर ये कि हमारी फ़ौज जो है हमेशा पॉलिटिकल लीडरशिप के साथ काम किया है और हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता. मुझे बहुत से लोग बोलते हैं आजकल, सर अब तो बहुत इम्प्रूव हो गया. मैंने कहा नहीं यार, मैं जब आया फ़ौज में तब भी ऐसे ही था. तो एक कलेक्टिवली फॉरेन पॉलिसी को लेके और डिफेंस को लेके आई थिंक द नेशन हैज़ स्टूड द टेस्ट ऑफ टाइम. और वही पॉलिसीज तकरीबन माइनर वो है, ये दोनों चल रही हैं, हमारी डिफेंस पॉलिसी और हमारी जो है फॉरेन पॉलिसी. सो बाय एंड लार्ज I think we have, our army is totally apolitical. It is secular army. We send out such a great message by having Sarv Dharam Sthal. We have soldiers from all caste, creed serving together. तो एक देश को भी हम आईना दिखाते हैं बहुत बार. और एक लास्ट इंस्टीट्यूशन है जिसकी कि जब डिप्लॉय होते हैं हम कहीं पर भी तो लोगों कहते हैं हाँ फौज आ गई है, अब भरोसा है हमारे को कि ये सही तरीके से काम करेंगे. सो बाय एंड लार्ज आई थिंक व्हाट हैपेंड टू पाकिस्तान, बांग्लादेश और मैनी अदर कंट्रीज, इट डिडंट हैपन बिकॉज प्रॉब्ली हमारे उस टाइम की जो लीडर्स थे उन्होंने बड़े अच्छे अच्छे स्टेप्स लिए फ़ौज को स्ट्रीमलाइन करने के लिए, प्रमोशन को स्ट्रीमलाइन करने के लिए. तो उस पर किसी और दिन
डिटेल में चर्चा कर सकता हूँ मैं आपके साथ 50 से यहाँ तक कैसे फ़ौज में क्या क्या चेंज आया, क्यों हमारी फ़ौज में ये सब नहीं हुआ है। चाइना को लेकर विपक्ष लगातार लाल झंडा उठा रहा है, कह रहा है कि चाइना लगातार हमारे क्षेत्र में घुस रही है। आपने क्योंकि बॉर्डर एरियाज में काम किया है, सर्व भी किया है, क्या वास्तविक स्थिति, क्या हमें डरना चाहिए, क्या चिंता हमें करना चाहिए, क्या लग रहा है? नहीं, चिंता तो करनी चाहिए हमें। जो गलवान में हुआ 4 साल पहले बहुत दुख की बात थी। वी लॉस्ट अ कमांडिंग ऑफिसर इन कॉम्बैट, 19 और सोल्जर्स की जाने गई। और क्या कारण है कि जिस बॉर्डर पे कभी फायरिंग नहीं हुई 62 के बाद, वहाँ पर इतनी ज़्यादा टेंशन क्रिएट हो रखी है। और जहाँ पर कुछ हज़ार सैनिक ही थे, वहाँ पे अभी इतनी ज़्यादा फ़ौज डिप्लॉयड हो रखी है। और सर्दी में वहाँ रहना आसान नहीं है। मैंने 2 टेन्योर किए लद्दाख में, मुझे पता है वहाँ की सर्दी जो है रीढ़ की हड्डी तक पहुँच जाती है। तो आई थिंक इंडो चाइना इज़ एन इशू वेयर वी नीड टू रियली और फोकस करने की ज़रूरत है। चाइना को PLA के साथ कैसे डील करें और चाइना के साथ कैसे डील करें। सर, आपने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही कि जो आपका काम का अब एरिया है वो आपने उसमें इन्वायरमेंट, सेकुलरिज्म, इसकी बात की। मैं उस पर आऊँगा सवाल पर, लेकिन चूंकि चाइना का जिक्र चल रहा है तो चाइना से जुड़ा एक और सवाल लेता हूँ। जब हम भारतीय सेना और अपने इतिहास को देखते हैं तो कई सारी प्राउड फीलिंग है और कई सारी ऐसी फीलिंग है कि लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। जो नहीं होना चाहिए तो वो 62 के युद्ध की हार को बार बार राजनीति भी की जाती है और उसको याद दिलाया जाता है। आज जब राहुल गांधी अमेरिका में बैठे हुए हैं और लगातार इस बात को पिछले 2 दिनों से दोहरा रहे हैं कि हमारा पड़ोसी जो है वो एक चीन सामरिक रूप से तो मजबूत हो ही रहा है, वो इंफ्रा की बात कर लें या उसको आर्थिक ताकत की बात कर रहे हैं, वो काफ़ी मजबूत हो रहा है। ऐसी स्थिति में क्या हमें ये जो परसेप्शन वॉर है चाइना के साथ, मतलब हमारी तैयारी कितनी है? क्या चाइना को टैकल करने लायक भारतीय सेना मजबूत है, या हमें भारतीय सेना को और कौन से ऐसे फ्रंट हैं जिनमें सुधार की आवश्यकता है? क्योंकि इमीडिएट थ्रेट तो चाइना का दिख रहा है ना, आपने भी गलवान का जिक्र किया। देखो, मुझे लार्ज स्केल कोई चाइना की तरफ से मुझे थ्रेट नज़र नहीं आता है। कि मैं ये बिल्कुल नहीं मानता हूँ कि चाइना इंडिया को अटैक करके कुछ कब्जा करेगा। कुछ के 62 में भी वो वापस चले गए थे, जो उनकी पुरानी क्लेम लाइन थी, है ना। इंस्पाइट के हम हारे, लेकिन चाइना वापस चला गया जहाँ से भी। उसके बाद भी चाइना की आप माइंड सेट समझने की कोशिश करो। चाइना ने पिछले 30-40 साल में ऐसा क्या किया है कि दुनिया को चकित कर दिया है। चाइना मैन्युफैक्चरिंग में है, चाइना रिसर्च एंड डेवलपमेंट में है, चाइना अफ्रीका में सुपर हाईवे बना रहा है और ट्रेनें चला रहा है। चाइना फॉरेन पॉलिसी के अंदर, चाइना की आप सोचो, ईरान और सऊदी अरेबिया की बात नहीं हो रही थी और चाइना ने करा दी। चाइना जो है, चाइना का चैलेंज इंडिया नहीं है, चाइना का चैलेंज US और NATO है। चाइना वहाँ देख रहा है, उसको भी लड़ने की तैयारी में नहीं है। चाइना मजबूत कर रहा है PLA को। चाइना में बहुत रिफॉर्म्स हुए, मिलिट्री रिफॉर्म्स बहुत ज़बरदस्त। वो जब US ने लड़ाई लड़ी, चाइना ने बहुत उसको अच्छे से पढ़ा और अपनी आर्मी के अंदर वो चेंजेस लेके आए। टेक्नोलॉजी है, रिफॉर्म्स है। तो चाइना, जितना मैं चाइना को देखता हूँ, मैं आश्चर्यचकित होता हूँ कि जो है हमसे 5-6 गुना उन्होंने हर एरिया में प्रोग्रेस किया। तो आर्मी टू आर्मी मुझे कोई ऐसा खतरा लग नहीं रहा है, क्योंकि हमारी इकोनॉमिक टाइज इतनी स्ट्रांग है चाइना के साथ। आप देख ही रहे हो, हमारी ट्रेड तो बढ़ गई ना। ये गलवान के बाद को ये तो नहीं हुआ कि भाई हमने चाइना से सामान लेना बंद कर दिया, बढ़ ही गया हमारा जो। और ट्रेड डिफिसिट भी है, हम सामान बहुत लेते हैं, चाइना बहुत कम हमसे जो लेता है, वो भी रॉ मटेरियल लेता है। कोई फिनिश प्रोडक्ट्स तो हमारे कोई चाइना खरीदता नहीं है खास। सो आई थिंक मेरा ये मानना है, नॉट ओनली एज ए सोल्जर, एज ए दिस थिंग, कि हमें चाइना को किस प्रकार से डील करना चाहिए, क्या कोऑपरेशन, क्योंकि ये ज्योग्राफिकल रियलिटी है चाइना और हमारी जो है नज़दीकी। तो वी मस्ट सी हाउ वी कैन इन इंटरनेशनल दिस थिंग, इंस्टेड ऑफ टेकिंग ऑन चाइना, कैन वी कोऑपरेट विद चाइना। और उसमें ये स्टेटमेंट्स अभी गवर्नमेंट की भी आई हैं, इकोनॉमिक सर्वे में भी यही कहा है कि चाइनीज़ को वीज़ा दे दो, चाइनीज़ की फॉरेन फंडिंग इंक्रीज करो यहाँ पे। सो आई थिंक फ्यूचर विल लाई इन कोऑपरेटिंग विद आवर नेबर्स। ओवरऑल आई स्टिल फील वी मस्ट कोऑपरेट विद आवर नेबर्स, दैट इज़ वेयर आवर फ्यूचर विल लाई। हाँ, वो तो सर एक बड़ी, ये कहा भी जाता है ना कि हम अपने पड़ोसी तो बदल नहीं सकते हैं ना। वो तो सत्य है कि चाइना रहेगा, पाकिस्तान रहेगा। खैर, मैंने आपके ट्विटर हैंडल पर देखा कि आपने आर्टिकल शेयर किया सी राजा मोहन का, जो AI के ऊपर फोकस था कि कैसे सामरिक मामलों में AI की भूमिका को लेकर। मैं आर्टिकल के जरिए गया नहीं, लेकिन मेरा एक उसको लेकर बेसिक मैं एक समझना चाहता हूँ कि
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जब दुनिया में इतनी सारी बातचीत हो रही है, तो हमारी जो मिलिट्री है, क्या उसको लेकर उसमें काम हो रहा है, या आपको लगता है कि उसमें किस स्केल पर काम हो रहा है और कितने स्केल पर काम करना बाकी है? क्या हम जो साइबर वॉरफेयर अभी दुनिया में चल रहा है, क्या हम कैपेबल हैं उसमें एक मजबूत भूमिका में आज हैं, या हमें उसके लिए और काम करने की ज़रूरत है? क्योंकि मुझे भी 4 साल से ऊपर हो गए हैं, तो मैं इस इशू के बारे में अंदर क्या हो रहा है, बट ये मैं बता दूं कि जब भी कोई डेवलपमेंट होती है, वो ड्रोन्स को लेके है, यूएवीज़ को लेके है, इंटेलिजेंस को लेके है, सर्विलेंस को लेके है, एआई को लेके है, क्वांटम कंप्यूटिंग को लेके है, इन सब चीज़ों में वी हैव डेडिकेटेड टीम्स विच वर्क ऑन दिस। सो आई एम वेरी श्योर एआई के ऊपर हमारे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, हेडक्वार्टर आईडीएस के अंदर 100% साइबर को लेके वी आर फुल्ली अलाइव टू ऑल दिस। तो हम ये पिछले सेकेंड वर्ल्ड वॉर की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, हम जरूर आगे वी हैव फ्यूचरिस्टिक थिंक टैंक्स विद इन द आर्मी। बहुत से लोग हैं जो आगे के उसके ऊपर काम करते हैं, इसके लिए फंडिंग भी आती है, और वैसे लोग हैं भी, ऐसे बहुत ऑफिसर्स हैं आर्मी के अंदर जिनको मैं जानता हूं जो फ्यूचरिस्टिक रीडिंग भी करते हैं, लिखते भी हैं इसके बारे में। सो रेस्ट अश्योर्ड कि वी मस्ट बी टेकिंग एवरी प्रिकॉशन रिक्वायर्ड टू बिकम अ हाईटेक मिलिट्री इन फ्यूचर। जी सर, आपका एक ट्विटर हैंडल पर पिन ट्वीट है जिसमें आप कह रहे हैं कि गुरबानी, अजान, इन सब की आवाज़ है। मैं सेकुलरिज्म पा रहा हूँ, चूँकि आपका वो फेवरेट विषय है जिस पर आप काम कर रहे हैं। अभी इस देश में क्या ऐसा माहौल नहीं हो गया है कि सेकुलर कहलाना, धर्मनिरपेक्ष कहलाना जैसे लगता हो कि गाली हो? हाँ, मुझे खुद कई बार जो है इस टाइप से सुनने को मिलता है कि, बट मैं आई एम फुल्ली कमिटेड टू द आइडिया ऑफ इंडिया। और इस देश में इतनी विविधता है, इस देश में इतना ज़्यादा वैरायटी है, डाइवर्सिटी है, कि एक ही थ्रेड है जो हमको पकड़े हुए है, वो वी द पीपल ऑफ इंडिया। और वही एक आइडिया है। नहीं तो क्या है, लद्दाख और केरला में क्या कॉमन है, और गुजरात और मणिपुर में क्या कॉमन है? ना ड्रेस मिलती है, ना भाषा मिलती है, कुछ भी नहीं मिलता है। लेकिन क्या कारण है कि ये एक सभ्यता जुड़ी हुई है? बिकॉज ऑफ ए कॉमन विजन ऑफ आवर फ्यूचर। तो कॉमन विजन सेकुलरिज्म में है, क्योंकि अगर बट गए, आज हम हिंदू मुस्लिम में, हिंदू सिख में, ऐसे करके, उसके बाद हमारी तो जो क्रैक्स है हमारी सोशल फैब्रिक में बहुत खतरनाक है ना। उसके बाद हमारी कास्ट को लेके है, वो जो गांव देहात में और शहरों में भी अपर कास्ट, लोअर कास्ट, कास्ट के अंदर कास्ट। तो इसलिए जो है ना, इस पंडोरास बॉक्स को जो टच करता है ना, क्योंकि इसमें से फिर क्या होगा, मुझे बहुत भयानक मुझे दृश्य नज़र आता है फ्यूचर का। सो इसीलिए मेरे जैसे लोग, मैं बहुत खुल के बोलता हूँ, और मैं तो मेरे टेबल पे, मेरे उसमें मुझे तिरंगा मोटिवेट करता, मुझे कुछ और चीज़ मुझे इतनी इंस्पायर नहीं करती जितना मैं जब अपने ऑफिस में घुसता हूँ और मैं मेरे टेबल के पास तिरंगा देखता हूँ, मैं कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ता हूँ। और जिस प्रकार से मेरी अपनी अपब्रिंगिंग हुई है, गांव के खेतों से फौज में आ गए, हम तो बिल्कुल ऐसे ही माहौल में रहे हैं। हम तो मंदिर में भी गए हैं, मस्जिदों में भी गए हैं, चर्च में भी गए हैं, मैं कहीं भी जा सकता हूँ और किसी भी त्यौहार में शामिल हो सकता हूँ। So I want to create a society which is zero hate. We don't hate each other. Why should you? तो इसलिए हमें सबको काम करना चाहिए इसके ऊपर, सेकुलरिज्म पे। और कमाल की बात, हम सेकुलरिज्म की बात कर रहे हैं 78 साल के बाद। दिस शुड बी गिवन, दिस शुड बी टेकन कि वी आर सेकुलर नेशन। नहीं सर, पंथ निरपेक्षता शब्द तो संविधान की प्रस्तावना में है, लेकिन लोग कहते हैं कि वो बाद में इंदिरा गांधी सरकार ने ऐड करा दिया। खैर, आपने जाति और धर्म की बात की, कास्ट और क्रीड को लेकर, कि वो एक आपको थ्रेट लगता है। जब बात जाति की होती है तो एक सवाल आ रहा है कि अहिर रेजिमेंट होना चाहिए सेना में, ये मांग हो रही है। मैं रहता हूँ ग्रेटर नोएडा में, जब आता हूँ तो बिसरख चौराहे पर बोर्ड लगा हुआ है कि हमारा हक अहिर रेजिमेंट। आजमगढ़ में के यादव समाज से मांग उठती है कि हमारा हक अहिर रेजिमेंट। आपको इस डिमांड इस डिमांड पर आपकी क्या राय है? क्या इस तरह का रेजिमेंट अभी सेना में और बनना चाहिए? जैसे सिख रेजिमेंट है वैसे अहिर रेजिमेंट भी हो जाए तो क्या दिक्कत है? देखो, मैं तो पॉलिटिकल आदमी हूँ नहीं, ये डिमांड मैंने भी पढ़ी है, देखा है। लेकिन अब जो है ना, इस देश में, इस फौज में कास्ट बेस पे रेजिमेंट बनाने का कोई स्कोप नहीं है, नहीं बन सकती है। अब जो यूनिट, अगर वो सिख की भी है, जाट की, जो नई यूनिट खड़ी होती है, मिक्स खड़ी हो रही है सब। और मेरी जो रेजिमेंट है, ब्रिगेड ऑफ द गार्ड्स, वो जनरल करियप्पा ने 1951 में रेज की थी, फर्स्ट ऑल इंडिया ऑल क्लास रेजिमेंट का सोल्जर हूँ मैं, जहाँ पर सारे धर्मों के, सारे देश के जो है सैनिक इकट्ठे भर्ती होते हैं। सो मैं तो आई टोटली, समडे वी विल प्रॉब्ली, ये जो कास्ट बेस्ड रेजिमेंट से वक्त आएगा तो शायद वी माइट बिकम, ऑल रेजिमेंट्स माइट बिकम ऑल इंडिया ऑल क्लास।
तो मैं तो उस तरफ बढ़ना चाहता हूँ। नहीं तो फिर मैं बांग्लादेश में था, मेरे से पूछते सर आपके पास बंगाल इन्फेंट्री नहीं है, मैं कहता है वो बंगाल इंजीनियर्स है, कहता है सर वो आप मत बहकाओ, बंगाल इन्फेंट्री क्यों नहीं है। फिर मद्रास, साउथ की एक ही रेजिमेंट है मद्रास, तो एक बार आपने कोई किसी को दे दी है रेजिमेंट, उसके बाद तो इतनी और कम्युनिटीज़ हैं, जातियाँ जो कहेंगे हमारी रेजिमेंट का क्या हुआ। तो आई थिंक देयर इज़ नो स्कोप नाउ फॉर हैविंग अनदर रेजिमेंट बेस्ड ऑन अ कास्ट और अ क्रीड। सर, चूंकि सेकुलरिज्म की बात हो रही थी, मेरे और साथी हैं जो सवाल पूछना चाह रहे हैं, लेकिन मैंने बीच में उनसे कहा कि एक सवाल मैं भी ले लेता हूं इसी पर। जब आपके सोशल मीडिया हैंडल्स को देखते हैं या आपके लेख को देखते हैं, तो आप सेना में जो सर्वधर्म संभाव है आप उसकी तारीफ करते हैं। आप हिजाब के खिलाफ जो बात हो रही थी कि हिजाब लागू नहीं होना चाहिए, हटा देना चाहिए, आप उसके खिलाफ थे कि ऐसा नहीं होना चाहिए जो कर्नाटक में हो रहा था। लेकिन जब कावड़ियों पर फूल बरसाया जाता है तो आप कहते हैं कि ये नहीं होना चाहिए, ये गलत किया जा रहा है। इसी तरीके से जो और भी जो हिंदू रीति रिवाज से कोई त्यौहार कहीं कुछ हो रहा होता है तो उसको लेकर भी आप कथित तौर पर क्वेश्चन मार्क अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर लगाते हुए दिखते हैं। तो आपके सेकुलरिज्म के इस कॉन्सेप्ट में हिंदू क्यों साइडलाइन नजर आता है? नहीं, बिल्कुल गलत है ये। आई डोंट नो व्हाई यू गेट दिस इंप्रेशन, बिकॉज क्या है, बाय एंड लार्ज इस देश में पुशबैक माइनॉरिटीज़ पे है। और मज़े की बात क्या है ना, मज़े की बात क्या है, जब कहीं पे कोई लिंचिंग हो रही है, कुछ हो रहा है, जब दूसरी कम्युनिटी का इंसान बोलता है तो मज़ा आता है इस देश में। तो हिंदू तो हम हैं ही, 80% हम लोग हैं और हम सब प्रैक्टिसिंग हिंदू हैं, हम सारे त्यौहार मनाते हैं। लेकिन क्योंकि फ़ौज में रहे हैं हम सारे त्यौहार अच्छे से मनाते हैं, दोस्त भी हमारे अक्रॉस द वो रहे हैं और देश में नौकरी भी। नो, आई थिंक दैट्स अ रॉन्ग इंप्रेशन यू हैव एब्सोल्युटली। हाँ, बट ज़्यादा किसी चीज़ को बढ़ावा देना वो थोड़ा सा, और हमको इतने बड़े सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर नहीं है, मैं तो एजुकेटर हूँ नहीं, चूंकि उससे ओवरऑल आपकी सोच का पता चलता है कि कोई एक आम व्यक्ति होगा, वो कहीं सोशल मीडिया हैंडल पर कुछ लिख रहा है, और एक वो व्यक्ति जो अब अपनी सेकंड इनिंग्स में युवाओं को मोटिवेट कर रहा है, वो आगे की दशा दिशा तय करवा रहा है उनसे, वो आने वाला भविष्य खड़ा कर रहा है। तो उस व्यक्ति की सोच पर बहुत कुछ निर्भर करता है। इसलिए मेरा ये आपसे सवाल है, चूंकि आपने कावड़ियों के फूल बरसाने पर आपने सोशल मीडिया हैंडल पर पोस्ट किया था, आपने व्हाई शुड पुलिस डू इट? बिल्कुल, कोई सिविल करे अपना हेलीकॉप्टर खरीद के, पुलिस क्यों करे, सेना क्यों करे? मतलब मैंने इसलिए, शायद मैंने पता नहीं, साल तो मैंने देखा नहीं, फूल बरसाए नहीं, ये हो सकता है 1-2 साल पुरानी बात होगी। तो पुलिस ऑफिसर अगर हेलीकॉप्टर, सरकार हेलीकॉप्टर के पैसे दे रही है, पुलिस ऑफिसर का काम है लॉ एंड ऑर्डर करना, फूल बरसाना काम नहीं है। तो सेना भी तो सर्वधर्म संभाव के कार्यक्रम करवाती है, इफ्तार पार्टियां देती है। बिल्कुल करते हैं। आपने scroll.in पे जो अपना एक आर्टिकल लिखा जिसमें आपने कहा कि आपने जब रोजा रखा तो आपका जीवन बदला, कोकरनाग में आप उस वक्त तैनात थे। तो मतलब जब सेना के अंदर अगर ये कार्यक्रम हो सकता है तो पुलिस कर रही है तो क्या प्रॉब्लम है? नहीं, सेना के अंदर होता है बिकॉज एक सेना का रोल है, क्योंकि हमारे जवान इन्वॉल्व हैं। हम इफ्तार की पार्टी कश्मीर में करते हैं, हम अमृतसर में तो नहीं करते ना, हम झांसी बबीना में तो नहीं करते ना, हम वहाँ करते हैं क्योंकि वहाँ बाय एंड लार्ज पॉपुलेशन मुस्लिम है। एक आउटरीच प्रोग्राम है भाई, हम वहाँ डिप्लॉयड हैं, कोकरनाग में या श्रीनगर के अंदर हम कर रहे हैं तो अच्छी बात है ना। लोग हर जगह जहाँ जाते हैं हम उन लोगों के साथ, हम साउथ में जाते हैं हम वहाँ ओणम मनाते हैं, पोंगल मनाते हैं। तो ये आई थिंक इट्स अ गुड स्टेप टू रीच आउट टू योर ओन पीपल। अपने देश के लोग हैं, उनका त्यौहार है, तो उसको अगर एक दिन अपने कैंप में बुला के उनके साथ बैठ के खाना खा लिया तो इट कैन नॉट बी कंपेयर्ड विद वो टोटली रॉन्ग इंप्रेशन है दोनों चीज़ों में। सर, सेक्युलरिज्म की हम बात कर रहे हैं, धर्म की बात कर रहे हैं, थिएटर कमांड का भी जिक्र होना चाहिए। जब हम सभी धर्मों की बात कर रहे हैं तो सभी सेना और मतलब आई एम ग्लैड आप जिस तरीके से मुझे सभी फोर्सेस भी एक साथ आनी चाहिए। तो आप थिएटर कमांड को लेकर आपका क्या टेक है? बहुत इसकी ज़रूरत 20 साल पहले थी, इसकी ज़रूरत 20 साल पहले थी। बहुत सी चीज़ें अब हो रही हैं जिनकी ज़रूरत 20 साल पहले थी, लेकिन चलो आज हो रही हैं, क्योंकि थिएटर कमांड हमारी नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी नहीं बनी, जिसकी इनॉग्रेशन डॉक्टर मनमोहन सिंह ने करी थी, वो उसका आधारशिला रखी गई थी, वहाँ एक ईंट नहीं लगी। हर देश के पास नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी है, हमारे पास कहाँ रिसर्च ऑन सिक्योरिटी? वी हैव नो इंस्टीट्यूशन जहाँ पर कि सिविल स्कॉलर्स, मिलिट्री स्कॉलर्स, डिप्लोमेटिक स्कॉलर्स आके रिसर्च करें नेशनल सिक्योरिटी, न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन, इन सब चीज़ों पे। तो थिएटर कमांड्स की ज़रूरत है। तो ये इश्यूज़ हैं जो कि देश में डिबेट होने चाहिए, डिस्कस होने चाहिए, क्योंकि ये आप लोगों से संबंधित है कि आपकी फ़ौज कैसे काम कर रही है, ये आपकी फ़ौज है। सो इट्स अ गुड स्टेप एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू
वेन एवर दिस इज, आई थिंक गवर्नमेंट के पास चला गया प्रपोजल, जब भी आएगा उस पर जरूर मैं कमेंट करूंगा, वीडियो भी बनाऊंगा, पढ़ाऊंगा उसको बच्चों को कि उसमें क्या अच्छा है और क्या इंप्रूवमेंट आगे हो सकती है। चलिए, सेना में बदलाव से आगे बढ़कर अब देश की सुरक्षा की बात कर लेते हैं। जम्मू कश्मीर, पंजाब, बांग्लादेश, मणिपुर, बहुत कुछ है और सवाल अभी और आने वाले हैं, हमारे बाकी साथी भी तैयार हैं। क्या सबकी ग्रिलिंग ऐसी है या मेरे को? नहीं सर, ये मंच ही ऐसा है। तो सर, सबसे पहले आप जम्मू कश्मीर और पंजाब में भी आपका एक अच्छा अनुभव रहा है, बांग्लादेश में आप रहे हैं, चीन को आप बहुत अच्छे से जानते हैं, तो आतंकवाद का एक बहुत बड़ा विषय है जिससे हम आज तक जूझ रहे हैं और आज की तारीख में हम देखें तो सेना जम्मू कश्मीर में एक बहुत बड़ी भूमिका निभा रही है। आपने खुद पंजाब में जब आतंकवाद था एक बड़ी भूमिका अपने साथियों के साथ निभाई थी। आज की तारीख में मणिपुर में आतंकवाद तो नहीं है, इंसर्जेंसी के करीब जाते हुए क्या आप मणिपुर को देख रहे हैं? क्योंकि मणिपुर को लेकर पिछले 1 साल से हम सुन रहे हैं मणिपुर जल रहा है, मणिपुर में स्थिति तनावपूर्ण है और वो भी तब जब बहुत करीब बांग्लादेश में सरकार बदल चुकी है, म्यांमार में म्यांमार जुंटा बड़े पैमाने पर विरोध कर रही है और स्थिति बहुत हिंसात्मक हो गई है। तो नॉर्थ ईस्ट को लेकर इस समय चिंता करने की ज़रूरत सैन्य स्तर पर सैनिकों के लिहाज से बढ़ती हुई नज़र आ रही है। बिल्कुल, मैं हैरान हूँ कि हमारे देश का एक सबसे प्यारा राज्य जो मणिपुर वो जल रहा है। 3 मई में जो एक इवेंट याद है जब आग लगी थी मणिपुर में, और हम सोच रहे थे अभी कोई एक्शन होगा, और एक्शन क्या, ना चीफ मिनिस्टर बदला है, ना डीजीपी पुलिस बदला है, ना उनके जो सेक्रेटरी बदले गए हैं। मतलब एक्शन लेने का क्या मतलब? अगर सिचुएशन इतनी ख़राब, हथियार लूट लिए गए हैं वहाँ पे, 4-5 हज़ार हथियार वापस नहीं आए हैं, और देश की ही 2 कम्युनिटीज़ के बीच में अगर लाइनें ऐसी ड्रॉ कर दी जाएं कि परसों एक सैनिक हमारा मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री का, उसको लिंच कर दिया गया, रिटायर्ड हवलदार को। कुछ दिन पहले हमारे एक सूबेदार साहब की वाइफ को नंगा, जो आपने जो 2 औरतें की वीडियो देखी थी, जो पूरे देश को बड़ा रोना आ रहा था उसको देख के, उसमें एक रिटायर्ड सूबेदार की वाइफ थी। तो मैं तो बहुत हैरान हूँ, मुझे रोना आता है देख के कि क्यों एक्शन नहीं ले रहे हम, क्या कारण है, क्या पॉलिटिक्स है इसके ऊपर कि जो है वी कैन नॉट रिजॉल्व मणिपुर। तो बात करनी चाहिए लोगों से, चाहे मणिपुर हो, कश्मीर हो, पंजाब हो। मैंने बहुत तशद्दुद देखा है, बहुत ज़्यादा वायलेंस देखा है, और फाइनली मैं कहता हूँ बुलेट इज़ नेवर द आंसर। बुलेट इज़ नेवर द आंसर, द आंसर इज़ विद द पीपल। सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमेशा लोग होते हैं, इंसान होते हैं, और इंसानों के दिल धड़कते हैं। उनसे बात करनी पड़ेगी, प्यार से गले लगाना पड़ेगा लोगों को, तब जाके जो है मसले हल होते हैं, बंदूक से कभी नहीं हल होते हैं। सो मणिपुर आई हैव नेवर सर्व्ड इन नॉर्थ ईस्ट, तो मुझे इतना ग्राउंड रियलिटीज़ का पता नहीं है, बट मैंने उसके ऊपर भी पॉडकास्ट वगैरह करे हैं, पढ़ाता हूँ मैं उसके ऊपर। बट आई थिंक वी नीड स्ट्रॉन्ग एक्शन फ्रॉम द सेंटर टू रिजॉल्व दिस इशू। ये सर पैटर्न, क्योंकि आपने आतंकवाद से निपटने का एक पूरी प्रक्रिया देखी, आप उसका हिस्सा रहे हैं, तो मणिपुर में जिस तरीके से स्थिति भी तनावपूर्ण बनती हुई नजर आ रही है, रॉकेट ड्रोन्स का इस्तेमाल हो रहा है, मतलब आप बच्चे से लेकर सरकार तंत्र तक या फिर विपक्ष तक सब कहते हैं सेना चाहे तो एक दिन में पूरी स्थिति बदल देगी। तो सेना को फ्री हैंड भी देने की बात की, तो ये फ्री हैंड का मतलब क्या, कितना फ्री हैंड होता है? मतलब ये है आप अगर गवर्नमेंट को डिसमिस कर दें और वहाँ एक गवर्नर ले आएं और उनका एडवाइज़र एक रिटायर्ड मिलिट्री जनरल को ले आएं जिसने वहाँ नौकरी कर रखी है, जिसको वहाँ का आइडिया है। देयर आर सो मेनी ऑफ देम, बट आई वॉन्ट गिव एनी नेम्स, मुझे इतना आइडिया नहीं कौन। और उनको जैसे पहले हमने J&K में किया, हमने पंजाब में भी जब इंसर्जेंसी थी ऐसे ही किया हमने। जन छिब्बर थे पंजाब में, एडवाइज़र रहे काफ़ी सालों तक, गवर्नर रहे उसके बाद। तो ब्रिंग मिलिट्री पीपल, ब्रिंग पुलिस, मुझे कोई और IAS जिसको भी वहाँ का आइडिया है, न्यूट्रल लोगों को लेके आएँ और पॉलिटिशियंस को बोलें यार तुम 6 महीने आराम करो और लेट अस रिजॉल्व दिस इशू जैसे हम बाकी स्टेट्स में करते हैं। तो आई थिंक द आंसर विल लाई इन ब्रिंगिंग एक्सपर्ट्स को लेके आए वहाँ, और ऐसे लोगों को लेके आए जिनको मैथीज कुकीज़ दोनों कहें हाँ जी ये हमें एक्सेप्टेबल है, जिनकी न्यूट्रलिटी पे कोई डाउट ना हो। तो आई थिंक दैट इज हाउ वी मस्ट टेक स्टेप्स। इस देश में ऐसा क्या मसला है जो बातचीत से हल नहीं हो सकता? सर, आपकी ज्वाइनिंग से पहले 1971 हुआ, आप मतलब काफ़ी इंस्पायर्ड होंगे कि हमने एक वॉर जीती उस समय में जब आपने ज्वाइन किया होगा, और फिर आपको वो मौका भी मिला अपने पूरे टेन्योर के दौरान कि आप बांग्लादेश में जाकर रहें,
वहाँ के लोगों में भारत को लेकर के जो भावनाएं हमने देखी वो काफ़ी सकारात्मक रही हैं कि भारत हमारा पक्का दोस्त, बहुत अच्छा दोस्त। आज की तारीख में जब बांग्लादेश में सरकार बदल गई है और हम ये लगातार सवाल उठ रहे हैं कि स्थिति जो है आगे जाकर तनावपूर्ण हो सकती है, सरकार को चिंता करने की ज़रूरत है, सेना के लिए अब अलर्ट रहने की ज़रूरत है। तो आपको क्या लगता है सरकार से लेकर सेना तक भारत के लिए चुनौती अब बांग्लादेश बन जाएगा? देखो, हमें ना इस बांग्लादेश में एक टर्मोइल हुआ है, एक स्टूडेंट लेड रेवोल्यूशन है। यही स्टूडेंट थे जिन्होंने उर्दू मूवमेंट लॉन्च करी थी, यही स्टूडेंट थे जिन्होंने पाकिस्तान आर्मी का जीना हराम किया हुआ। तो वहाँ पर क्या है ना, जो मैं जितना बांग्ला उनको या उनके स्टूडेंट्स को जानता हूँ, दे आर वेरी एग्रेसिव, दे आर वेरी, और ये शेख हसीना की पिछले 1.5-2 साल से बहुत प्रोग्रेस है उनके नीचे। लेकिन आप एक डेमोक्रेटिक लीडर, कभी अथॉरिटेरियन लीडर नहीं बनना चाहिए। आपका डिसेंट के लिए स्पेस छोड़नी, इतना दरवाज़ा खुला रखना चाहिए कि आपको कुछ ना कुछ नेगेटिव कहने वाले लोग भी कह सकें। और ऐसे आपका, तो वहाँ पे आई थिंक शी लॉस्ट इट आउट वेरी बैडली। एंड आर्मी ने जब 2 दिन पहले बोला कि हम फायर नहीं कर सकते बच्चों पे, दैट वाज अ सिग्नल। बच्चों को बुला के बात करने के बाद 600-700 स्टूडेंट्स को मारा गया है, स्नाइपर्स यूज़ हुए हैं। तो अब जो गवर्नमेंट आई है, आप इंटरिम गवर्नमेंट का अगर आप देखो कैबिनेट, बड़े बैलेंस लोग हैं, टेक्नोक्रेट्स हैं उसमें, और बड़े अच्छे लोग हैं जो वहाँ समझते हैं। मैं ये मानता हूँ ये एक पासिंग फेज़ है, ये एक और मिनी रेवोल्यूशन है बांग्लादेश का। जैसे 71 में हुआ था, फिर 75 में शेख मुजीब के असैसिनेशन के बाद हुआ था, वैसे एक छोटा रेवोल्यूशन है। इट विल पास ऑफ। वी मस्ट बिलीव इन दी कलेक्टिव विजडम ऑफ द बांग्लादेश पीपल, और हमें आग में घी का काम नहीं करना चाहिए, उनको हमें सपोर्ट करना चाहिए। और कोई लड़ाई लड़ाई का मुझे कोई ऐसा फौज को ऐसा कोई मुझे चांस लगता नहीं। सर ये बताइए, स्टूडेंट रिवॉल्यूशन ही देख रहे हैं या वो इस्लामिस्ट रिवॉल्यूशन है? क्योंकि जो इम्प्रेशन है और जिस तरीके से जो लोग एंटी इंडिया फोर्स रहा है और जिस तरह से बाहर निकाला गया है, अब जो अंतरिम सरकार के मुखिया के तौर पर मोहम्मद यूनुस काम कर रहे हैं, उनके बयान हम देख रहे हैं। इंडिया ने शेख हसीना को अपने यहाँ पर एक सेफ हाउस दिया हुआ है। तो आपके मन में इंप्रेशन सिर्फ इतना है कि ये स्टूडेंट रिवॉल्यूशन है या इसके पीछे कोई ताकतें थी जिन्होंने अपना काम कर दिया है? और आप देखिए कि शेख हसीना के एग्जिट के बाद से पाकिस्तान की खुशी जो है वो छिपाए नहीं छिप रही है। नहीं, मुझे पता नहीं पाकिस्तान का क्या रिएक्शन है। मैंने कहा ना, मैंने इतना ज़्यादा इस चीज़ को, बट मैं ये मानता हूँ देखो कि यस, जमायत इस्लामी का पुशबैक है। और जब मैं था बांग्लादेश में तब यही BNP की सरकार थी, खालिदा जिया प्राइम मिनिस्टर थी, तब भी जमायतीज़ उनके साथ थे उस गवर्नमेंट। उसके बैन तो उसके बाद लगा, तब भी मैं पूरे देश में घुमा और खूब लोगों से मिलते थे, क्योंकि फौजी हैं, गांव देहात में निकल गए और आउटडोर एक्सरसाइजेज होती थी, और मैंने बांग्ला भी सीख ली थी, तो मैं काफ़ी कुछ कन्वर्जेशन कर सकता था और उनको पता नहीं होता था ये ऑफिसर भारत का है या पाकिस्तान का है। तो मैं ऐसी तो है देखो, एक वो राइट विंग एलिमेंट साउथ एशिया के अंदर हर देश के अंदर है। एक राइट विंग जो सोचता है भाई धर्म खतरे में, इस्लाम ये वो, वहाँ है ये पुशबैक। और काफ़ी पुशबैक वहाँ सऊदी अरेबियन ड्रिवन मनी से हुआ है। 70s 80s में 90s में बहुत पैसा वहाँ से आया है, बड़ी अच्छी। मैं वहाँ कहता था ढाका में, मैं इतनी सुंदर मस्जिद बना रखी है, स्कूल कहाँ हैं तुम्हारे? मैं स्टाफ कॉलेज में स्टूडेंट था, तो मैं देखता था बहुत सुंदर। मैंने कहा स्कूल क्यों नहीं बना रखे? तो बहुत इस टाइप पे हम बात करते थे उनके साथ, बट वो एक सेगमेंट है। बट ओवरऑल आई फील by and large the Bengali people are quite secular. They still believe in future of their nation lies in staying together. And मोहम्मद यूनुस तो सबसे पहले मंदिर गए, वहाँ पे जो सबसे फेमस मंदिर है, मैं भी उस मंदिर पे दुर्गा पूजा में गया हुआ हूँ ढाका के अंदर, वहाँ गए, उन्होंने माइनॉरिटी कम्युनिटी से बात करी उन्होंने। और जितनी भी स्टेटमेंट वहाँ से पॉलिटिकल जो आ रही है वो इस टाइप की आ रही है कि वी आर वन नेशन, वी मस्ट स्टिक टुगेदर, द बौद्ध, द हिंदूज, द चकमास एंड क्रिश्चियंस एंड अदर पीपल हु स्टे देयर। तो आई फील कि हमें वी शुड वेट एंड वॉच, जो भी गवर्नमेंट है उसको हमें सपोर्ट करना चाहिए, इंडिया जो भी सपोर्ट कर सकता है। बट यहाँ से नेगेटिव अगर आप फीडबैक देते हो ना, वहाँ के अखबारों में बहुत बड़ी हेडलाइन बन जाती है। यहाँ की स्टेटमेंट्स, यहाँ की जो सोशल मीडिया, यही हमने मालदीव्स में किया ना, हमने सोशल मीडिया राइट विंग लग गया, और मैं कहता रहा यार ये मत करो, बिलीव इन द गवर्नमेंट, बिलीव इन डिप्लोमेसी। आप और मेरे को क्या प्रॉब्लम है, क्यों हम फॉरवर्ड करे जा रहे हैं वीडियो? सारी फेक वीडियो है, सारी की सारी फेक वीडियो थी जो चल रही थी। अब शुक्र है रोक दी, लोगों ने कहा रोक दो ये वीडियो। मैं सबको बोलता रहा फेक है वीडियो बहुत, तो मैंने कहा वाई आर यू सर्कुलेटिंग दिस, हमें क्या मिलेगा इससे? सो आई थिंक देयर हैज़ बीन अ बैकलैश अगेंस्ट द माइनॉरिटीज़ विच हैपन्स इन, लोग जो
रेडिकल एलिमेंट हैं या लंपन एलिमेंट है सोसाइटी के, वो लूटते हैं। यहाँ पर भी हमने देखा जब ऐसा कई बार हुआ है। तो बाय एंड लार्ज आई थिंक वी मस्ट ट्रस्ट द गवर्नमेंट, वी मस्ट सपोर्ट द गवर्नमेंट, वी मस्ट टेल देम टू ब्रिंग बैक डेमोक्रेसी एज सुन एज पॉसिबल। जो भी सरकार आए उससे बात करनी बहुत ज़रूरी है, तभी हमारे जो इंटरेस्ट है, हमारी काफ़ी इन्वेस्टमेंट है वहाँ पे बांग्लादेश में, और हमने चारों तरफ से बांग्लादेश को गले लगा रखा है, उस देश को। हमारा और उनका लड़ाई से और ये नेगेटिव उससे कोई फ़ायदा होना नहीं। इसलिए मैं जो बात करता हूँ हमेशा पॉजिटिव बात करता हूँ कि आई होप थिंग्स विल इम्प्रूव आफ्टर दिस। सर, आपने बांग्लादेश की बात की, आपने मणिपुर की बात की, हम बात करेंगे रूस यूक्रेन की। अब अजीत डोवाल जा रहे हैं, रूस कहा जा रहा है कि दूत बनकर जा रहे हैं, तो जिस तरह से वो जा रहे हैं वहाँ पर, और क्या लगता है आपको कि ये वॉर सच में ख़त्म हो जाएगी? देखो, इस वॉर को मैं बहुत हैरान हूँ, और जो है मैंने जब भी इस पे मैं टीवी पे कोई चैनल में आया हूँ, मैंने हमेशा श्रीमान पुतिन को कहा है कि इससे बड़ी बेवकूफ़ी हो नहीं सकती थी कि आपने जो है एक डेमोक्रेटिक कंट्री पे, जबकि वो फ़ोन ज़ेलेंस्की लगातार ये कहने की कोशिश कर रहा था। मैं तो पूरी इवेंट्स मुझे याद है ना, दिसंबर नवंबर जब ये इकट्ठे होने शुरू हुए, लड़ाई होगी, ज़ेलेंस्की वाज ट्राइंग टू स्पीक टू पुतिन, यार पिक अप माई कॉल, मैं नहीं ज्वाइन कर रहा हूँ नेटो ने बोला अभी एप्लीकेशन भी नहीं आई है। तो ये क्या मतलब, एक उसके माइंड में जो एक आई थिंक मैक्रोन ने किसी ने कहा था कि जब भी उन्होंने पुतिन को कॉल किया 2 घंटे बात की तो 1.5 घंटा पुतिन यही कहता रहा, ग्रेटर रशिया, दिस रशिया दैट। भाई वो चला गया ज़माना। अब हम बात करें पर्शियन सिविलाइजेशन, रोम, अरे गया यार, वो इतिहास में चला गया। अब क्या है तुम्हारे पास? सो इट इज़ मेकिंग रशिया वीक एंड इट इज़ गिवन नेटो ए फुट होल्ड इन दैट इन यूरोप। तो अब जो है लोग मर रहे हैं दोनों तरफ, और मुझे पता नहीं कब ये लड़ाई तब ख़त्म होगी जब रशिया थक जाएगा और अमेरिका भी कहेगा यार काफ़ी डैमेज हो गया अभी। फाइनली इट इज़ अ वॉर बिटवीन नेटो एंड रशिया। यूक्रेन तो बेचारा ऐसे ही पिस रहा है। लेकिन इंडिया यहाँ कुछ रोल निभा सकता है? कैसे निभा सकता है उसका? डिप्लोमेटिकली तो निभा सकता है, बट हमारी कोई खास पोजीशन है नहीं वहाँ, क्योंकि हमने यूएन सिक्योरिटी को हर जगह तो हमारी पोजीशन बड़ी क्लियरली काफ़ी अलाइंड थी रशिया के साथ। तो इसलिए जो है यूरोप में भी काफ़ी हमारा इसको लेके हुआ, तो आई डोंट थिंक वी हैव एनी मेजर रोल, ना हमारा कोई इतना मेजर स्टेक है वहाँ पे। बात तभी होगी जब लेट्स सी विद यूएस इलेक्शन, नया प्रेसिडेंट कौन आता है, उसके हिसाब से नई एडमिनिस्ट्रेशन क्या डिसीजन लेती है, यूरोपियन लीडर्स क्या डिसीजन लेते हैं। और आर्म्स इंडस्ट्री बहुत खुश है। आर्म्स इंडस्ट्री इज़ लाफिंग अवे टू बैंक, बिकॉज उनकी तो दुकान चल पड़ी है। और इंडस्ट्री कहाँ है आपको पता है, यूरोप में और अमेरिका में है। तो बिल्कुल सर, थोड़ा सा हम जाते हैं अफ़गानिस्तान की तरफ। इस वक्त डूरंड लाइन हो या फिर दूसरे कई इलाके हैं जहां पाकिस्तान और जो अफ़गानिस्तान में जो सत्ता चला रहा है इस वक्त तालिबान, वो आपस में काफ़ी लड़ रहे हैं। खबर आई थी कि 8 तालिबानी जो थे वो मारे गए हैं। तो आपको क्या लगता है, क्या ये जो तालिबान है वो पाकिस्तान पर अटैक करेगा? इस पर आपकी क्या राय है? देखो, मैं ना यही मेरी ना बहुत सी प्रोफेसीज और वो ना सही होती जा रही है। मैं आज से नहीं, मैं सालों से कह रहा हूँ, रिलीजन कभी नहीं जोड़ता, एथनिसिटी जोड़ती है। और ये ड्यूरंड लाइन ना, ये ब्लड बॉर्डर है, ये ड्यूरंड लाइन, मैकमोहन लाइन, ये खून से खींची हुई लकीरें हैं अंग्रेज़ों द्वारा। और आज उन्होंने जो सत्यानाश किया ना दुनिया का, वो पता नहीं कितने साल लगेंगे उसको ठीक करने में। और तालिबान का मुझे पता है, अफ़गानिस्तान का, बलूचिस्तान में देख लो ना क्या हालत है। तो अगर रिलीजन इतना बाइंडिंग फैक्टर होता तो पाकिस्तान में इतनी प्रॉब्लम नहीं होती जो बलूचिस्तान में हो रही है और ड्यूरंड लाइन पे हो रही हैं। और तालिबान तो ठोक रहा है इनको, और तहरीक तालिबान पाकिस्तान आर्मी को ठोक रहा है। इनफैक्ट मेरे साथ पाकिस्तानी ऑफिसर जो मेरा दोस्त था, मैंने आर्टिकल भी लिखा उसके ऊपर, अगर आप पढ़ो 2 माइल रन इन ढाका, बहुत वायरल हुआ वो, लेकिन वो अलग इवेंट थी। बट वो मुझे कहते सर, हम जब क्वेटा उनका स्टाफ कॉलेज है, वहाँ से जब हम कराची अपने घर आते हैं तो इतना अनसेफ फील करते हैं कि हम जो है पिस्टल लेके, वेपन लेके अपनी गाड़ी में चलते हैं। मैंने कहा भाई हम तो मज़े में हैं, भारत में ऐसा कोई चक्कर नहीं है, हमने तो कभी वेपन कैरी नहीं किया अपनी कार में, और पूरे देश में घूमते रहे, कश्मीर भी जाते हैं। सो आई टोल्ड देम यार वी आर वेरी हैप्पी। तो क्यों है? क्योंकि हमारी जो माइंड सेट है, हम कितने सेकुलर हैं, कितने एक फॉरगिविंग टाइप के वो हैं। इसलिए हम देश में ना, मैं सच में बता रहा हूँ, उनको जब देखते हो ना, हमें सबक लेना चाहिए कि जहां रिलीजन का तड़का लगा सरकार बनाने में, वहां आप देख लो। तो देख लो, तालिबान को इन्होंने बनाया, अब तालिबान इनको ठोक रहे हैं। और पाकिस्तान आर्मी इज लूजिंग सो मेनी सोल्जर्स इन खैबर पख्तूनवा में और वहाँ पे। और बलूचिस्तान पे मेरी एक यूट्यूब वीडियो देखो, उसमें पाकिस्तानियों के कमेंट पढ़ो जरा,
मैंने अभी, क्योंकि बलूचिस्तान को मैं बहुत नज़दीक से मैंने स्टडी किया है, उसके बारे में मैं बातचीत करता रहा हूँ, तो पूरे पाकिस्तानी उसमें कुछ बहुत कहते हैं जलसा मज़ा आ गया, कोई कहते हैं कि नहीं वी आर पाकिस्तान वी लव ये वो। तो प्रॉब्लम पूरी पाकिस्तान की और पाकिस्तान फ़ौज की यही है कि वो सोचते थे कि धर्म से हम देश चला लेंगे, वो धर्म ने उनके देश का जो है बेड़ा गर्क करके रख दिया है। तो एथनिसिटी है, भाषा जोड़ती है लोगों को। जब दो बंगाली मिलते हैं बंगाली में बात करते, ये नहीं पूछते भाई तो हिंदू है या मुस्लिम है। जब दो मलयाली मिलते हैं ना बाहर जाके, वो मलयालम में बात करते, वो ये नहीं पूछते भाई तू हिंदू है, ब्राह्मण है, तू मुसलमान है। तो भाषा ये ज़बान जोड़ती है, धर्म नहीं जोड़ता लोगों को। सर, आपने बहुत बार कहा कि आपने पंजाब और कश्मीर को बदलते हुए देखा है। कश्मीर में चुनाव हैं, तो जरा एक बार बताइए कि अभी कश्मीर कैसा है, जो पुराना कश्मीर आपने देखा और नया कश्मीर, क्या फ़र्क है? देखो, इंसर्जेंसी के ना बड़े टर्फ्स हुए हैं, मतलब अब ऊपर गई है फिर नीचे आ गई है। तो 91 में शुरू हुई, 95 में हमने कमर तोड़ दी थी। वो पूरी की पूरे काफ़ी मिलिटेंट तो सरेंडर भी कर गए थे, जो बाद में इख्वान बने, इख्वान मुसलमीन। उसके बाद 2001-2 में जब मैं था, जब इलेक्शन हुए, तब एक और दौर था हाइट ऑफ मिलिटेंसी। फिर आपको पता वो हुआ पत्थर फेंकने का, ये वो हड़तालें रही, फिर 370 आया, फिर 2-2.5 साल नेट बंद रहा, और उसके बाद जो है अब इलेक्शन हो रहे हैं। अब तो देखो लोग हो गए दुखी, वो फटीक जो होता है ना वो अब, और आम तौर पे ना प्लीज़ ये मान के चलो यार, जो कश्मीर का वो है वही समस्या हरियाणा के आदमी को है, वही पंजाब, वही यूपी के। यार सबको रोज़ी रोटी चाहिए, सबको सही स्कूल चाहिए, सबको एजुकेशन चाहिए। पता नहीं क्यों नहीं मानते यार, ये भी इंसान है, ये भी हमारी तरह है, और वो भारत को उतना ही प्यार करते हैं जितना हम लोग बाकी लोग करते हैं। तो अब जो है अच्छा मौका है, आई होप बड़ा फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो। पूरी दुनिया की नज़रें इस इलेक्शन के ऊपर हैं, और खूब लोग आएँ इलेक्शन में और जो है पार्टिसिपेट करें, बिकॉज डांस ऑफ डेमोक्रेसी इज़ वोटिंग। एंड अब तो सारे बिजी हो गए, अब रोज़ पूरा अखबार भरा होता है, पीडीपी क्या कर रही है, एनसी क्या कर रही है, जो है और छोटी छोटी नई नई पार्टियां आ गई हैं, कौन क्या कर रहा है। सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस इलेक्शन वेरी माइन्यूटली, एंड आई होप। छोटा सा ऐड ऑन है इसमें कि बहुत सारी पार्टियां कहती है कि हमें पाकिस्तान से बात करना चाहिए, दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहिए। तो क्योंकि आपने आतंकवाद देखा है, पीक दौर पे भी देखा है, तो क्या ये सही है ऐसे वक्त में जब हम, आपने कहा कि रोजगार विकास की बात करें, पाकिस्तान से बात करना कितना जायज, क्योंकि आपने वहाँ पे अपनी ड्यूटी भी की है? देखो मुझे ना ये जो स्टैंड हमने ले रखा है, ये नाउ नॉट एज ए फौजी बट एक नॉर्मल सिटीज़न, एक जिसने मतलब पीछे हटके अगर आप देखो, एक कदम पीछे लेके के अगर आप देखो, गरुड़ दृष्टि से किसी चीज़ को देखो, तो समझ नहीं आता कि 78 साल से हम लाइन ऑफ कंट्रोल में एक दूसरे के सामने बैठे हैं, आई बॉल टू आई बॉल। दोनों देशों में गुर्बत है, गरीबी है ना। हमें हासिल क्या हुआ है? कुछ हासिल हुआ है? पाकिस्तान ने 47-48 किया, 65 किया, 71 किया। ग्लेशियर में हमने 1100 जवान नौछावर की जाने, उन्होंने शायद 3-4 हज़ार करी होंगी। तो फाइनली नेट रिजल्ट ना सम गेम जीरो है, तो कुछ मतलब बात करना चाहिए। तो मुझे लगता है कि अब नहीं, अब मैं नहीं कह रहा इलेक्शन के टाइम करो, अभी इलेक्शन होने दो, बट बातचीत करने में, ट्रेड के लिए अगर ट्रेड के रूट्स खुलेंगे हमारा फ़ायदा। वी आर अ बिग कंट्री, वी आर अ ह्यूज कंट्री। तो कोशिश करनी चाहिए कि अगर किसी पे, अब वहाँ पॉलिटिकल पार्टी है जो है, और फौजी जर्नैल चले गए हैं, अब तो सिविल गवर्नमेंट है, बात करने में देखते हैं क्या होता है। नहीं तो मतलब आप चाहते हैं कि पाकिस्तान से बातचीत होनी चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन जो वाघा अटारी पर होता है उसको लेकर आप कहते हैं कि इस नॉनसेंस को, चीज़ को बिल्कुल बंद करना चाहिए, वो ड्रामा ना। लेकिन सर आप, लेकिन जब यहाँ नीरज चोपड़ा जीतते हैं और उधर नदीम जीतते हैं, तो आप कहते हैं कि इन दोनों की माओ को कहीं मिला भी देना चाहिए। हाँ, बहुत अच्छी बात थी। दोनों माओ ने देखो क्या मैसेज दिया, और एटलीस्ट 24-48 घंटे के लिए देश में जो है एक दोनों तरफ से दोनों देशों में एक बहुत प्यार का एक बड़ा अच्छा सा एटमॉस्फेयर था कि जो नीरज चोपड़ा की माँ ने इतना अच्छा कहा, वैसे नदीम के बहुत ही गरीब, आपने देखा होगा उनका गांव कैसा, कहाँ से वो लड़का निकल के आया। दोनों माओं ने तो देखा कि अगर विमेन अगर लीडरशिप रोल में हो तो बड़ी अच्छी अच्छी बातें भी हो सकती हैं। तो दे आर नॉट लीडर्स, बट आई थिंक दैट वाज अ गुड मैसेज, अच्छी। तो फिर वाघा अटारी पर जो होता है परेड शाम का, वो जिंगोइज्म कैसे है? फिर बहुत जिंगोइज्म उसमें, जो जिस तरह के स्टैंपिंग है, जिस तरीके से एक दूसरे को, मतलब मुझे कुछ बहुत अटपटा सा लगता है। वो वहाँ पे कल्चरल प्रोग्राम होना चाहिए। नहीं मतलब आपका ऑब्जर्वेशन इसलिए बड़ा है क्योंकि आप बहुत जिम्मेदार पद पर रहे हैं, तो आपका देखने का नजरिया। बहुत से लोग, मैं ही नहीं, बहुत से लोग जो मेरी तरह जो रहे भी हैं फौज में, कहते हैं यार अभी ये
हो लिया बहुत। ये ना इसका एक दौर था 71 के बाद या कारगिल के बाद, बहुत गुस्सा था ये वो। अब आई थिंक हमें कोशिश करनी चाहिए कोई इस टाइप से कि ये जो है रेटोरिक और जिंगोइज्म को लो डाउन करें और देखें कि किस प्रकार से पीपल टू पीपल कांटेक्ट बढ़ सकते हैं, ट्रेड अगर बढ़ सकती है तो व्हाई नॉट, वी आर अ बिगर कंट्री, वी विल गेन मोर। और आपको अगर भारत सुपर पावर बनता है तो आपने कई बार कहा कि सुपर पावर क्यों बन रहे हैं हम, तो क्या प्रॉब्लम है सुपर पावर बनने से? और अगर भारत सुपर पावर वाले पोजीशन में जा रहा है तो ये शायद देश के लिए भी भला है हर तरीके से। अरे मेरे भाई, सुपर पावर तब बनेंगे जब गुर्बत तो हटा लो। जिस देश में 74% बच्चों की थाली में न्यूट्रिशियस खाना नहीं है, जहाँ पर कि 85-80 करोड़ लोगों को आप 5 किलो राशन दे रहे हो। आपने देखते हो वीडियो वगैरह जो पुल जैसे बह रहे हैं, जो बाढ़ में, दिल्ली की हाल देख लो आप, गांव देहात की क्या हालत है। आप, हमारा खतरा अनएम्प्लॉयमेंट से है, हमारा खतरा वाटर पोल्यूशन से है, हमारा खतरा एयर पोल्यूशन से है, ट्यूबरक्लोसिस से है, आप देखो तो सही, डायबिटीज़ से है। वी हैव सो मच ऑफ प्रॉब्लम। और आप बात कर रहे हो सुपर पावर की, अरे सुपर पावर बन जाएंगे जब वक्त आएगा। अभी सबसे पहले वेल बीइंग ऑफ पीपल ऑफ इंडिया, हर बंदा ये नौकरी दे दो, हेल्थ दे दो, स्कूल, पहले स्कूलों को ठीक कर लें यार। आपको पता है अभी हमने कितने, एक कॉस्ट आपको पता है मिलिट्री इक्विपमेंट की कैसे कॉस्ट आती है, और अमेरिका ने क्या अचीव कर लिया अफगानिस्तान में 20 साल रह के, कितने ट्रिलियन इकोनॉमी, अब वहाँ पर भी लोग रियलाइज़ करें। तो ये बातें तब अच्छी लगती हैं जब देश की इकोनॉमी और हर इंसान जो है, बहुत हमारे देश में अभी भी गरीबी है, बहुत पिछड़ापन है, बहुत से लोग एरियाज ऐसे हैं जहाँ स्कूल नहीं है, हॉस्पिटल नहीं। निकलो तो सही, थोड़ा झारखंड, मध्य प्रदेश, यूपी, बिहार, नॉर्थ ईस्ट जाओ तो सही यार, देखो तो सही, फिर ये बात पूछना आप मेरे से। नहीं, मैंने देखा है वो गरीबी, और मैं ये पूछ रहा हूँ कि अगर बढ़ रहा है तो हमें लगता है सपोर्ट करना चाहिए उसको। चलिए, लेकिन अब आपका जो पर्सपेक्टिव है इस पर ठीक है। बढ़ने से कौन मना करेगा यार, कमाल है। हम क्यों खुश नहीं होंगे देश की तरक्की से? ठीक, ये क्या नेगेटिव सवाल है आपका यार। बिल्कुल खुश हैं देश की तरक्की से, लेकिन ये कहना कि हम सुपर पावर बनेंगे, हम किस लिए यार? पहले वेल बीइंग ऑफ पीपल ऑफ इंडिया। जिस देश में इतनी गरीबी हो उसका सोच लो भाई। पहले कितने लोग तो यहाँ से हमारे विदेश में पकड़े जाते हैं, फॉरेन में जा रहे हैं, और कैसी हालत हमारे प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स की क्या हालत है, प्राइमरी स्कूलों की क्या हालत है, गाँव की गंदगी की हालत देखो। हमारे तालाब पूरे के पूरे काले पड़ गए हैं पानी से। हम प्लास्टिक का इतना, देश के अंदर 9.3 मेगा टन प्लास्टिक भारत जनरेट करता है। उसके बाद पूरी दुनिया है। रोड एक्सीडेंट देख लो, जितने लोग हमारे देश में रोड एक्सीडेंट में मरते हैं, उतने पूरे अर्थ पे, पूरी दुनिया पे इकट्ठे सारे देशों के रोड एक्सीडेंट हमसे कम है। हमारे रोडों पे लोग, कितना प्रॉब्लम है। और तुम बात करते हो सुपर पावर की, तो मुझे इसलिए ना थोड़ा सा, आई एम अ रियलिस्टिक यार। अब देश को घुमा है हमने, चप्पे चप्पे पे गए हैं, तो थोड़ा अभी we have to work together to lift people out of poverty. That is our challenge. एक सवाल आपके पीस कीपिंग मिशन से, कि आप जब पीस कीपिंग मिशन पे थे तो इंडियन आर्मी का कितना बड़ा रोल है यूएन के पीस कीपिंग मिशन में? और दूसरा सवाल उससे जुड़ा हुआ कि आज के दौर में जब रशिया और चीन जैसी ताकतें अफ्रीका को अपने पक्ष में खींच रही हैं, तो इसका मतलब क्या है? देखो, यूएन में हमारा बड़ा रोल है, और हम शुरू से यूएन के अंदर कॉन्गो से लेके और कंबोडिया से लेके बहुत रोल है। बट जब मैं गया, वो एक बहुत इंडियन देश ने डिसाइड किया कि हमें यूएन में जाना चाहिए। तो यूएन में जाते हैं ना, तो हमारी इमेज मेकओवर होती है वहाँ पे, हम और वहाँ पे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। प्लस वी गेट टू वर्क विद मेनी अदर आर्मीज एंड नेवीज एंड ऑल। तो वहाँ जाके यू लर्न ग्रेट थिंग्स बाय वर्किंग विद अदर कंट्रीज। तो यूएन में बहुत ज़बरदस्त हमारा कंट्रीब्यूशन है। हमने बड़ी सेक्रीफाइस करी है यूएन के अंदर। बहुत से हमारे सोल्जर्स एंड ऑल हैव बीन किल्ड इन एक्शन इन यूएन, जो रिकॉग्नाइज किया यूएन ने हमारा कंट्रीब्यूशन। तो यूएन इज़ अ ग्रेट प्लेटफॉर्म पीस कीपिंग मिशंस में हिस्सा लेना। आर्मी नेवी एयरफोर्स की भी ड्रिल्स अच्छी हो जाती हैं, और प्लस दूसरे कंट्रीज़ में भी पता लग जाता है कितनी प्रोफेशनल है। तो मुझे याद है वहाँ पे मोज़ाम्बिक के अंदर एवरीबडी वांटेड कि यार हमारे पास एक कोई इंडियन, कोई भी हो इंडियन अगर ऑफिस में है तो काम बढ़िया हो जाएगा। सो वी प्रूव्ड आवरसेल्व्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कि भाई ये लोग प्रोफेशनल हैं, इनकी हाई इंटीग्रिटी है, फिजिक, प्लस हम सेलेक्ट करके ऐसे लोगों को भेजते हैं। इमेजिन जब मैं गया था, सिर्फ 8 कैप्टन इंडियन आर्मी के गए थे। 8 कैप्टन सेलेक्टेड आउट ऑफ 7-8 हज़ार, 10 हज़ार कैप्टन होंगे, पता नहीं 20 हज़ार होंगे। उनमें से 8 लोगों में मेरा नॉमिनेशन हुआ था, और इंटरव्यू के थ्रू हुआ था। तो हमने भाई बहुत मेहनत करी है, बहुत मशक्क़त करी है, बहुत हार्ड वर्क किया, तुम अंदाज़ा नहीं लगा सकते वहाँ तक पहुँचने के लिए यूएन में। फिर बांग्लादेश, जब वो अगेन इंटरव्यू, ऐसे नहीं होता फौज में फ़ोन उठाया भाई इसको भेज दो, इसकी जान पहचान है। हमारा जो सिलेक्शन सिस्टम है वो इतना फेयर है और इतना ज़्यादा कठिन भी है
कि मतलब गोइंग अब्रॉड इज़ नॉट ईजी इन सच ए बिग आर्मी जहाँ 45-50 हज़ार ऑफिसर्स हैं। उनमें से जब मुझे इतनी बार मौका मिला विदेश जाने का, इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारा काम, हमारा कोई ऐसी परफॉर्मेंस थी, कहते हैं यार इसको भेजो, यश मोर को भेजो बांग्लादेश में, वहाँ पाकिस्तानियों के साथ मुकाबला करने के लिए एक बंदा चाहिए। और मेरी अगर आप रिपोर्ट पढ़ लोगे ना स्टाफ कॉलेज बांग्लादेश की, आप हैरान हो जाओगे जो मेरे बारे में उन्होंने लिखा है, मेरे परिवार के बारे में लिखा है और जो मेरे देश के बारे में लिखा। और बीएनपी की सरकार थी, हमने ऐसा काम किया वहाँ, हर जगह मानते थे यार ये देखो भारत का कर्नल, एंड आई वॉज अ लेफ्टिनेंट कर्नल, उसके बाद मैं सीओ बन गया आते ही। सो उस स्टेज पे 3 पाकिस्तानी ऑफिसर्स के साथ क्लास में बैठना, बाहर जाना, ये करना वो, हमने बांग्ला भाषा सीखी भाई। तो अगर मैं वहाँ कश्मीर में रोज़े रख सकता हूँ, बांग्लादेश में बंगाली सीख सकता हूँ क्योंकि मेरे देश को ज़रूरत थी। मैं बांग्ला में बात करूँ, कहते हैरान है, हमने प्रोग्राम कर दिया वहाँ बंगाली भाषा में स्टेज के ऊपर, मैं मेरी वाइफ ने, वो हैरान, मेरे बच्चे बांग्ला बोल। तो हमारे में वो है या गुर्दा है कि काम करेंगे तो ऐसा करेंगे कि लोग हैरान होंगे। तो हमने एक इमेज क्रिएट करी वहाँ, चाहे यूएन में हो ये। तो दैट इज़ वाई ना मेरी पूरी की पूरी यंग पीपल मुझे बहुत फॉलो करते हैं, सर्विंग लोग भी, ये कि यार ये बात है, ये बंदा सही बात कहता है, ये वॉक द टॉक की लीडरशिप है। और अफ्रीका का जो रोल है इस वक्त जियो पॉलिटिक्स में, क्योंकि हमने देखा कि फिलहाल रशिया ने भी एक अफ्रीकन यूनियन को लेकर इवेंट किया, अब चाइना में हो रहा है, बीजिंग में बहुत सारे देश पहुंचे हैं। तो कितना बड़ा, क्योंकि आप उस पूरे इलाके को देख बहुत जरूरी है, देयर इज अ रेस टू अफ्रीका। Everybody, why there is a race to because Africa? that is a you can say unexplored population, बड़ी कम है, बहुत कम population है, एंड बहुत फर्टाइल लैंड है, इतना फर्टाइल लैंड है वहाँ पे। और बड़े प्रॉब्लम है वहाँ, जो पोर्तुगीज़, इटालियंस, पोर्तुगीज़, ब्रिटिश, फ्रेंच, जितने कॉलोनाइज़र रहे उन्होंने वहाँ खून खराबा किया। तो वहाँ पर लोगों में बहुत गरीबी और उनको बहुत मदद चाहिए, एंड दे लुक अप टू इंडिया, दे लुक अप टू कंट्रीज़ लाइक इंडिया। हमारे यहाँ आते हैं, आप देखो कितने अफ्रीकन आपको नज़र आते हैं यहाँ पढ़ते हुए हमारी यूनिवर्सिटीज़ में, कितने लोगों को हम ट्रेनिंग देते हैं। हमने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस के लोगों को हम ट्रेनिंग देते थे, एएनसी को, हमने नेल्सन मंडेला को इतना सपोर्ट किया, इसलिए उन्होंने कहा ना यू गेव अस मोहनदास करमचंद एंड वी गेव यू गांधी। तो हमारी जो हिस्टोरिकल लिंकेजेस हैं अफ्रीका के साथ, हमारा जो डायस्पोरा है वहाँ, हमारी जो बिजनेस कम्युनिटी का रोल है वहाँ पे, जिम्बाब्वे में, साउथ अफ्रीका में, मोज़ाम्बिक, बोट्सवाना, बहुत ज़बरदस्त है। तो हमें उनको भी सपोर्ट देना है, प्लस मिलिट्री टू मिलिट्री, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, एंड वहाँ पे कोयला बहुत है और मिनरल्स बहुत हैं। 2 सुपर पावर लगी हुई है इस वक्त अपने रूट्स को मजबूत। देखो हमने उनके साथ कम्पीट नहीं करना, इसलिए वी शुड नॉट कम्पीट, ना कम्पीट करो ना कंपैरिजन करो। भारत अपने हिसाब से काम करे, हमारे मुद्दे अपने हैं, ना अमेरिका से कंपेयर करो, ना चाइना से कंपेयर करो। कभी पाकिस्तान से कंपेयर करते हो, कभी बांग्लादेश की टांग अड़ा देते हो। नहीं यार, हमारे वी शुड अंडरस्टैंड हमारा कंट्री क्या है, हम क्या कर सकते हैं। सो दैट इज़ हाउ वी शुड वर्क, एंड आई थिंक वी आर डूइंग अ गुड जॉब। सर, एनडीए के दरवाजे अब फीमेल कैडेट्स के लिए खुल गए हैं, लेकिन कहा यह जाता है कि जो ऑफिसर्स हैं, बड़े अधिकारी या सीईओ हैं, उनके लिए फीमेल ऑफिसर्स को हैंडल करना थोड़ा मुश्किल होगा, उनकी मैटरनिटी लीव और दूसरी समस्याओं की वजह से। इस पर आपकी क्या राय है? साथ ही एक हनी ट्रैप वर्ड हम बड़ा सुन रहे हैं आजकल, सोशल मीडिया फौजियों को बैन कर दिया गया कि इसका इस्तेमाल नहीं करना है, तो इससे कैसे बचा जाए? इन 2 सवाल पर जवाब दे दीजिए। देखो, आई वॉज लुकिंग फॉर दिस क्वेश्चन। जब एनडीए का ये शुरू हुआ और 20 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिए सरकार को कि इसी बैच में गर्ल्स जाएंगी, और जो पहला बैच गर्ल्स का गया, आई एम वेरी प्राउड कि उसमें से 3 लड़कियां ऐसी थी जो मैंने मेंटोर करी थी। मैंने एक पूरा प्रोग्राम चलाया देश में, 250 लड़कियां मैंने थ्रू जूम, इंस्टाग्राम सेलेक्ट करी और 20 दिन के अंदर उनको ट्रेनिंग दी, फिर उनका रिटर्न एग्ज़ाम हुआ और उनको फिर एसएसबी पूरी उसमें हम लेके गए। वो लड़कियां भी 5th टर्म में आ रही हैं। ये फर्स्ट लेवल आएगा जब ये आईएमए में आएंगी, अगले साल ये आईएमए आ जाएंगी, फिर ये परमानेंट कमीशन हो जाएंगे। अब ना ये बात पुरानी होगी कि अब फीमेल ऑफिसर्स आर देयर विद अस सिंस 91-92 शॉर्ट सर्विस, बट दे बिकेम परमानेंट, सो मेनी ऑफ देम आर नाउ कमांडिंग। मैं जब लद्दाख में था, मेरे साथ देयर वाज एटलीस्ट 7 to 10 फीमेल ऑफिसर्स इन द यूनिट्स अंडर मी, एंड आई हैव सीन देम, दे आर, अब तो कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, दे आर टोटली एक्सेप्टेबल, दे आर डूइंग अ ग्रेट जॉब। और अभी इशू था कि जवानों में एक्सेप्टेबिलिटी कब आएगी, वो भी अभी जो है बिल्कुल दे आर डूइंग अ ग्रेट जॉब, और वो इशू रहा नहीं है जो आज से 15-20 साल पहले था। और एनडीए में वैकेंसीज़ कम हैं अभी बहुत, बट धीरे धीरे जैसे जैसे ये बढ़ना शुरू होगा और वो दौर आएगा जहां अगर ये जेंडर बायस नहीं होगा, तो मैं एक चीज़ बता दूं आपको, मुझे बहुत ब्राइट स्पार्क नज़र आता है हमारी लड़कियों में। मैं क्योंकि मेंटोर करता हूं, मैं तो लाखों बच्चों से मिलता हूं टॉक्स वगैरह में, गर्ल्स देयर इज़
इस देश का फ्यूचर हमारी लड़कियों के कंधों पे है। ये मैं आपको बिल्कुल, दैट इज़ माई फीलिंग, वेदर आर्मी में या किसी भी फील्ड में हो, देयर इज समथिंग इन देम। बॉयज़ थोड़ा सा भटके हुए, उनको लाइन पे लाने की जरूरत है, बट गर्ल्स दे आर डूइंग अ फैंटास्टिक जॉब। एंड स्मॉल आंसर ऑन हनी ट्रैप एंड सोशल मीडिया। हनी ट्रैप, देखो ये सोशल इशू है, ये हमारे समाज में इंटरनेट को लेके कभी कभार 2-4 केस हो जाते, इतनी बड़ी फौज है, बट हमारे यहाँ क्या है कि वी टेक वेरी स्ट्रिक्ट एक्शन। फौज में क्या है, करप्शन हो, ये हो, वो हो, एक्शन बहुत स्विफ्ट और वो होता है, तो हम एजुकेट करते रहते हैं। देखो वो भी तो आजकल किसके सोशल मीडिया को आप बैन करोगे, है ना, इतना कुछ है। सो व्हाट एटलीस्ट आई यूज्ड टू एडवोकेट इज, उनसे बात करते रहो, बोलते रहो डेंजर क्या है सोशल मीडिया का। तो सैड होता है जब कोई ऐसे फंस जाता है और उसको, बट इट्स नॉट वेरी लार्ज, इट्स वेरी वेरी मिनिस्क्यूल, मतलब बहुत ही कम। देश के विदेश और रक्षा मामलों में राहुल गांधी की समझ के बारे में आपकी क्या राय है? मेरी कोई राय नहीं है, लीडर ऑपोजिशन है, उनका हक है बोलना, जैसे सरकार का हक है बोलना, मेरी कोई राय नहीं है। आई डोंट नो हिम पर्सनली, नीदर आई एडवाइज हिम पर्सनली। लेकिन वो अक्सर ये आरोप लगाते हैं कि चाइना को लेकर, सरकार पर आरोप लगाते हैं कि चाइना ने अरुणाचल में भारत की ज़मीन हड़प ली है और सरकार चाइना का मुकाबला नहीं कर पा रही है, भारत पीछे कदम हटा रहा है। तो ऐसे आरोपों की एक तो सच्चाई, आप चूँकि सेना में रहे हैं उस लिहाज से, और दूसरी क्या ये सिर्फ एक राजनीतिक आरोप है? देखो जब इनकी ये अपोजिशन में थे तब ये कहते थे ये टेररिज्म पे सॉफ्ट हैं, ये तो छोड़ रहे हैं उग्रवादियों को, ये तो नॉर्मल है अपोजिशन का भी, सरकार को कटघरे में भी ना खड़ा किया जाए। मतलब मैं हैरान हूँ आप लोग ऐसे सवाल पूछ रहे हो, वो भी एक मिलिट्री ऑफिसर से, हु हैज़ नो पॉलिटिकल लीनिंग और आइडियोलॉजी एनीथिंग। तो इट्स ओके, अपोजिशन का काम है सरकार की नीतियों पे कटाक्ष करना, सरकार का काम है अपने हिसाब से, सरकार के पास सारे इनपुट्स होते हैं। सो आई हैव नो ओपिनियन ऑन दीज इश्यूज, इट्स ओके इन डेमोक्रेसी। अपोजिशन, ये जब अपोजिशन में थे ये यही सवाल इनसे पूछते थे कि यू आर सॉफ्ट ऑन टेरर, आप तो जो है आप स्ट्रिक्ट नहीं हो, हम आएंगे तो 6 महीने में तो पीओके आ जाएगा, वो डेट आने वाली है, 6 महीने में पीओके ले लेंगे, ये कर देंगे हम वो। तो ये इट्स ओके, पॉलिटिकल स्पेस के अंदर डेमोक्रेसी में बातें होती रहती हैं, इट्स ओके, आई डोंट, मैं पढ़ता भी नहीं हूँ। इसीलिए मैंने पूछा कि आपकी कोई राय उनके बारे में हो, क्योंकि जैसे कल ही वो अमेरिका में थे और उन्होंने कहा कि मोदी जो है वो चाइना को हैंडल नहीं कर पाए। तो ऐसे बयान सिर्फ राजनीतिक चश्मे से ही देखे जाने चाहिए? आई डोंट नो, इट इज़ न्यूज़, पढ़ लो आगे चलो। मतलब मेरी कोई इसमें ओपिनियन नहीं है एंड होनी भी नहीं चाहिए, बिकॉज आई थिंक एवरी गवर्नमेंट, मैं हमेशा बार बार यही कहता हूँ, ट्रस्ट योर गवर्नमेंट, दे आर द बेस्ट पीपल टू टेक डिसीजन ऑन फॉरेन पॉलिसी, ऑन डिफेंस मैटर्स। हाँ, जब कोई स्कीम आती है अग्निवीर जैसी, फिर हमें बोलना चाहिए, ये भी नहीं कि हम ना बोले। थिएटर कमांड आएगा, अगर हम कमेंट ना करें, हम चुपचाप बैठे रहें, भाई वी मस्ट ना, तो एक ये भी तो एक फीडबैक सिस्टम होता है सरकार के पास कि यार कोई ये बंदा लिख रहा है, कोई बात कर रहा है उसके ऊपर, तो वी शुड हैव अ कॉन्ट्रेरियन व्यू एंड वी आर आर्गुमेंटेटिव इंडियंस ना, तो हमें मज़ा भी आता है जेराबाजी करने का। सर अब थोड़ा सा हम आपके बारे में अब बात कर लेते हैं, तो पहले दूर से बात करेंगे फिर नज़दीक तक आएंगे। फिर से चलते हैं मोजाम्बिक। साल 1993-94 सिविल वॉर्स के ठीक ख़त्म होते ही आप लोग वहाँ पहुँचे और लंबा अनरेस्ट था वो 20-22 सालों का मेरे ख्याल से मोजाम्बिक में जो सिविल वॉर्स हो रहे थे, और फिर लगातार कोशिशों के बाद तो क्या डर के साथ गए थे, क्या होप के साथ गए थे, क्या मिला, क्या एक्सपीरियंस रहा? देखो जब हम गए ना, हमारा सिलेक्शन हुआ 93 में, इंटरव्यू हुआ, यही नहीं पता था हमारा इंटरव्यू हो जाएगा। मैंने अपने आप को जो है ना अंडर अचीवर सोचता था बहुत दिनों तक, यार हमें कौन सेलेक्ट करेगा यार। हो गया, नाम आ गया हमारा, तो बहुत लोगों ने अरे अफ्रीका जा रहे हो, वहाँ खाना नहीं मिलेगा, वहाँ ये होगा, वहाँ तो लड़ाई चल रही है, घर वाले भी हैरान हो गए, ये वो। बट मेरा क्या तरीका है, मैंने हमेशा एडवर्सिटी को अपनी एडवांटेज में बदल दिया है, जहाँ भी पर मैं रहा हूँ। सो वी वेंट देयर और वहाँ मैंने पुर्तगीज़ सीखी, सबसे पहले मैंने भाषा सीखी वहाँ की, और मेरा वहाँ बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था बिकॉज आई वॉज द प्रोवोस्ट मार्शल ऑफ द मिशन। मतलब पूरा डिसिप्लिन, पूरा का पूरा, इतने देशों का, आई वॉज पार्ट ऑफ दैट टीम विच वॉज हैंडलिंग। कितने लोग थे आपके अंडर में उस वक्त? नहीं, मेरे अंडर नहीं, बट आई वॉज इन द हेडक्वार्टर, आई वॉज पोस्टेड इन द UN हेडक्वार्टर इन मापुटो। तो मापुटो इज लाइक बॉम्बे, छोटा बॉम्बे,
वेरी गुड सिटी मेड बाय पोर्तुगीज, फ्राइडे को डांस हो रहा है, सैटरडे को ये हो रहा है, एंड बहुत एक लाइवली सिटी थी। बट शहर गांव देहात में रोड नहीं थे और वाइल्ड लाइफ को लोग खा चुके थे, और इतनी मैंने अथक गरीबी नहीं देखी है कि मैंने एक्चुअली में देखा है खेतों में बच्चों को बैग लेके जाते हुए। मैं क्या कर रहे हो, कहता हम चूहे पकड़ने जा रहे हैं, घर में कुछ खाने के लिए नहीं है। तो लिटरली दिस चिल्ड्रन यूज्ड टू कैच रैट्स टू गो एंड घर में 8-10 चूहे पकड़ के ले गए तो फैमिली उससे गुजारा करती थी। बहुत गरीबी वहाँ पे, जो एक्सप्लॉयटेशन था। खैर वी डिड अ फैंटास्टिक जॉब, इंडियन कंटीजेंट, बाकी कंटीजेंट्स भी। वहाँ बांग्लादेश की बहुत बड़ी कंटीजेंट थी। सो अगेन मुझे उनके साथ पहली बार वहाँ पे मौका मिला उनकी आर्मी के साथ काम करने का। फिर इटालियंस थे, अमेरिकन्स भी आ गए थे। फर्स्ट टाइम चाइनीज़ हैड सेंट अ स्मॉल कंटीजेंट, जैपनीज़ वर देयर। सो वी हैड अ गुड एक्सपोजर। फिर हमारी सिविल पुलिस आई वहाँ पे वो करने के लिए, इलेक्शन करने के लिए। उनको मैंने उनको इनिशियली इस्टेब्लिश किया। तब तक मेरा वहाँ 1 साल तकरीबन हो चुका। तो इट वाज अ ब्रिलियंट एक्सपीरियंस एंड आई केप्ट माई माइंड ओपन। आई लर्नड लॉट ऑफ न्यू थिंग्स एंड बहुत वहाँ पर, तब ये इंटरनेट का दौर नहीं था तो हमारे कोई कॉन्टैक्ट वगैरह, तब कोई इंटरनेट नहीं आया था, व्हाट्सएप नहीं आया था। बट वी इस्टेब्लिश्ड आवरसेल्व्स देयर, बहुत प्राउडली हमने वो टेन्योर किया वहाँ। और इंडियन आर्मी का जो है एक रेपुटेशन थी वहाँ पे कि यार ये प्रोफेशनल हैं, बहुत सिंसियर हैं, कोई प्रॉब्लम है तो इनको बता दो, ये हल कर देंगे। नहीं, और मुझे लगता है कि वो दौर हो, उससे पहले का दौर हो या अब का दौर हो, यूएन के अंदर, यूएन पीस कीपिंग मिशंस में इंडियन आर्मी के डिसिप्लिन, जो उसके इथॉस हैं, उसको लेकर एक बहुत मोटी लकीर है कि ये वो फोर्स है जिसके लेवल को कोई आप मैच नहीं कर सकता है। दुनिया भर के तमाम फोर्सेस हैं, बिना किसी उनके डिसरिस्पेक्ट के मैं बात कह सकता हूं कि इंडियन आर्मी का जो रुतबा है उन सब में बहुत बहुत ऊपर है। तो वहाँ का आपके पास, चूंकि ठीक सिविल वॉर के बाद आपके पास ये एक्सपीरियंस रहा, अब लौटेंगे, बात करेंगे कश्मीर की, बहुत दिल के करीब है आपके। कोकरनाग जाते हैं आप 2001 में मेरे ख्याल से, और कमांडिंग ऑफिसर बनकर जाते हैं। मैं कंपनी कमांडर था, सीनियर मोस्ट कंपनी कमांडर। हाँ जी, हाँ। तो कंपनी कमांडर बन के जाते हैं आप, और फिर वहाँ बहुत कुछ होता है आपके जीवन में, बहुत तब्दीली आती है, लेकिन अनरेस्ट बहुत था उस वक्त कश्मीर में, बहुत था। तो सबसे पहले तो ये बताइए कि जब गए 2001, मतलब आज से हम 25 साल पहले जब कश्मीर को देख रहे हैं, तो फिर क्या कोई दिल में कोई डर लेकर गए थे आप कि यहाँ से तो हो गया, अब फंसूंगा कुछ मैं जो है फ्रैंकली बता रहा हूँ, मैं वो दिन भूल नहीं सकता जब मैं खानाबल में उतरा और एक वो गाड़ी ना जो बुलेट प्रूफ टाइप, वो व्हीकल मेरे को लेने के लिए आई हुई थी। हाँ। और जवान कहता सर ये बुलेट प्रूफ पहन लो और ये AK-47 ले लो, बटालियन हेडक्वार्टर जाना है। तो दैट वाज माय फर्स्ट एक्सपीरियंस। तो मैं गया, मैं CO से मिला, ब्रिगेडियर आइजादा CO थे, कर्नल थे तब, बहुत बेहतरीन कमांडिंग ऑफिसर, मैं हमेशा कहता हूँ, उनके बारे में जिक्र करता हूँ बहुत बार। तो मैं उनसे मिलने गया, वो कहते यार तुम इतने सीनियर हो, स्टाफ कॉलेज पास हो, तुमने इतनी अच्छी अपॉइंटमेंट की है, तुम इंडियन आर्मी के टॉप के ऑफिसर्स के अंदर काउंट होते हो, और तुम अभी राष्ट्रीय राइफल्स में आए हो। तो मैंने कहा सर ये मेरी किस्मत है कि मेरी ये पोस्टिंग हुई है, और मैं आपको ये बता दूं कि मैं यहाँ टाइम पास करने नहीं आया हूँ। मैं या तो यहाँ से तिरंगे में जाऊँगा, यहाँ पर बहुत नाम कमा के जाऊँगा। ये मैंने कहा, मेरे अभी भी रोंगटे खड़े हो रहे हैं, और उन्होंने ना मेरे को गले लगाया। वो कहते यार मैंने ज़िंदगी में यश ये बात किसी से सुनी नहीं। तो मैं बहुत कमिटेड था, मैं ना बहुत मेंटली ना बहुत दूसरे किस्म का इंसान हूँ, क्योंकि मैंने बहुत कविता करी है, मैंने बहुत हिंदी लिटरेचर पढ़ा है, मैंने बहुत कुछ मेरी ज़िंदगी में किताबों से है। तो मैं बहुत आइडियलिस्टिक टाइप, तो मेरे को ये था यार मैंने यहाँ ना कुछ नया करना है। मैं वो थकी हारी ड्रिल जी ये कर दो वो कर दो, तो आई वेंट फॉर चेंज एंड आई वॉज सीनियर इनफ टू ब्रिंग अबाउट अ चेंज। मैंने जो किया ना वहाँ पे, मैं अपनी कोई तारीफ़ नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं कभी अपने अवार्ड्स वगैरह की बात नहीं करता हूँ, क्योंकि बिना जवानों के हम कुछ नहीं हैं। अगर मेरे जवान मेरे साथ नहीं होते तो मैं कुछ नहीं कर सकता था। तो मेरा हमेशा आई हैड सम वंडरफुल सोल्जर्स जिनको मैं जानता नहीं था, ना वो मुझे जानते थे। तो यहाँ आप कश्मीर में राष्ट्रीय राइफल्स में क्लीन स्लेट से स्टार्ट करते हो। एंड आई वॉज सो सीनियर यार, मैं 40 साल से ऊपर मेरी एज थी, जबकि लोग थकने शुरू हो जाते हैं, लेकिन मैं इतना फिट था, मैं कहता आ जाओ किसी पहाड़ी पे आ जाओ। इवन पैरा SF के ऑफिसर जब पता लगता ना मेजर मोर आ रहे हैं, यार भाई इसके साथ चलना मुश्किल है। तो देयर इज समथिंग इनसाइड फिजिकल फिटनेस को लेके। किस तरह के ऑपरेशंस किए आपने वहाँ? बहुत, मैंने स्मॉल टीम ऑपरेशंस किए। मैंने वो 2 साल के अंदर लश्कर तोयबा, हरकतुल जिहाद इस्लामी, हिजबुल मुजाहिदीन, इनकी कमर तोड़ के रख दी,
कमर तोड़ के रख दी। जितनी सीनियर लीडरशिप थी ना इन तंजीमों की, उसको सबको जो है मेरी स्मॉल टीम ने ख़त्म कर दिया। ऐसी ऐसी जगह जाके बंदे मारे ना, आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। हर एक ऑपरेशन में रिस्क था ज़िंदगी का, हर ऑपरेशन के, लेकिन था कुछ कि यार कुछ करके जाएंगे। तो जहाँ जो काम 40 लोग करते थे हम 4 लोगों से करते थे, जहाँ 1000 लोग जाते थे 10 लोगों से काम करते। तो हमने बहुत इनोवेटिव तरीके से काम करना। और बिफोर यू आस्क द नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरा जो समझ का तरीका था, मेरा जो स्पेक्ट्रम था वो मैक्सिमम काइंडनेस से मैक्सिमम वायलेंस था। मैक्सिमम वायलेंस अगर फायर फाइट होगी फिर छोड़ना नहीं है। फिर आई नेवर लॉस्ट अ सोल्जर, ये भी बता दूं, आई नेवर लॉस्ट अ सिंगल सोल्जर है मेरा। मैं अपने आप को बड़ा फक्र मेरे को इस बात का, मैं कहता तुम्हें सबको घर लेके जाऊंगा, चिंता मत करो, बस काम हमने तगड़ा करा। तो मैक्सिमम वायलेंस और लोगों के साथ मैक्सिमम प्यार, मैं बीच में नहीं था। तो मैंने बिल्कुल बंद कर दिया। मैंने कहा हमारे देश के लोग हैं, और इतना मुझे लोगों ने प्यार किया। जब मैं आ रहा था ना वहाँ से वापस, तो लोग माला लेके कोकरनाग मार्केट में खड़े थे और रो रहे थे, सर क्यों जा रहे हैं आप। और आज भी बच्चे उस टाइम जो पैदा हुए या बाद में पैदा हुए मुझे जानते हैं, मुझे फॉलो करते हैं यूट्यूब पे और जिक्र करते हैं। एक मेजर मोर होता था यहाँ पे, मैंने बहुत लोगों को प्यार दिया। मेरे में हेट है ही नहीं, मैं किसी को हेट नहीं करता कि ये मुस्लिम है, ये सिख है, ये फलाना है। आई एम अ पर्सन बॉर्न विद जीरो हेट, आई लव एवरीवन हु इज एन इंडियन। तो उससे क्या हुआ, लोग मुझे खबर देते थे। मेरा जो इंटेलिजेंस नेटवर्क था ना, और जिस प्रकार से बनता गया, पता नहीं कैसे, ये क्या हुआ मुझे पता नहीं, ये मैजिक हुई क्या हुआ। वो दौर जो है मेरी ज़िंदगी का सबसे हसीन दौर था, जहाँ प्रोफेशनल कामयाबी मिली और जो है इनको ख़त्म किया हमने उग्रवादियों। कईयों को तो बातचीत करके मेरे लोगों ने ठोका, भाई तू कहाँ से, तू ले दे। बड़े क्लोज कांटेक्ट में हमने लोगों को मारा। खालिद बसरा तो डिविजनल कमांडर था हरकतुल जिहाद इस्लामी का, वो तो कोई ना सोच नहीं सकता था। लोग कहते थे खालिद साहब कहते थे उसको, तो खालिद नहीं पकड़ा जाता, खालिद साहब को। मैं क्यों भाई, कहता कभी तो घोड़े पे रहता है, तब सूमो नहीं कभी सूमो में रहता है, कभी मोटरसाइकिल पे रहता है, कभी बियर्ड कट में रहता है, छोटी वो फ्रेंच बियर्ड में रहता है, मतलब कभी जीन्स और जैकेट में रहता है। ही इज़ नॉट ए, मतलब वो एक टिपिकल उग्रवादी था ही नहीं। उसका एनकाउंटर कैसे किया आपने? बस ऊपर वाले की मेरे पे बहुत मेहरबानी रही, क्योंकि सच्चे दिल से काम किया। वो एनकाउंटर ना बस ऐसे ही, हम ना गट फीलिंग पे बहुत काम करते थे, गट फीलिंग पे, इंट्यूशन पे। या सोचा यार कई दिन हो गए हैं, मैंने वहाँ क्रिकेट बहुत खेली। अच्छा। और हाँ, मैंने टीमें बनाई वहाँ क्रिकेट की, मैंने बहुत युवाओं को बहुत प्रोत्साहन किया। मतलब वो काम मेरे चलते रहते थे कि 3-3 दिन बाहर गए, 2-3 मिलिटेंट्स को ठोका, फिर 3-4 दिन जो है गेम्स खेले, किताबें पढ़ी। मैंने मैक्सिमम किताब कश्मीर में पढ़ी। मेरे थैले के अंदर हमेशा 1-2 किताब रहती थी, मुझे शौक था। तो मैं एम्बुश में भी झाड़ी में पीछे बैठ के, मुझे पता लगे हुए हैं ये लोग, तो मैं या तो अलर्ट हूँ या फिर आई एम रीडिंग अ बुक। तो ऐसे ही हमने एक बड़ा इनोवेटिव, हम थे भी कितने 6-7 जने थे, और मेरे साथ ये बड़ा ज़बरदस्त मेरा एक सोल्जर था प्रमोद कुमार झा, मैं कभी उसको भूल नहीं सकता हूँ बिहार का। तो जो है झा ने देखा कि यार ये 2 लोग आ रहे हैं और हाँफ रहे हैं। उससे पहले करीब आधा घंटा पहले मैंने देखा दूरबीन से छोटी से, यार 2-3 लोग दौड़ के आ रहे हैं। अब मैं गांव का इंसान, और ये सारे जो, मैंने कहा गांव में कोई दौड़ता हुआ देखा? कहता है नहीं साहब, गांव में दौड़ते नहीं हैं लोग, खेत भी जा रहे हैं, जल्दी चल सकते हैं, यू डोंट सी ए फार्मर रनिंग टू हिज फील्ड। मैंने कहा ये लोग दौड़ रहे हैं ना कोई बात है। मैंने बटालियन हेडक्वार्टर से पूछा, मैंने कहा यार ये कुछ हो रहा है क्या वहाँ, ये डोरू में और वेरीना? कहता वहाँ कोई ऑपरेशन चल रहा है। मैं समझ गया वहाँ कोई ऑपरेशन चल रहा है, कोई क्रैकडाउन हुआ है, तो कुछ लोग भाग के, तो भागेगा इसका मतलब बंदा वो है। मैंने कहा भाई अपनी टीम को, मैंने कहा ऐसा है ऊपर जाके ना लेट्स टेक पोजीशन, इससे पहले वो पहुंचे फिर देखते हैं। ऐसा नहीं था कोई बड़ी जी हमने कोई रैम्बो वाला काम कर दिया ये वो, हमने जाके एम्बुश लगा लिया 2-2 की उसमें। अब हम बैठे ही थे, थोड़ी देर में मेरे को ना आवाज़ आई सिंगल शॉट की, ठक ठक करके। और जब वहाँ पे AK-47 की आवाज़ आती है ना, वो सबसे खूबसूरत आवाज़ होती है। मैंने कहा भाई शुक्र है कांटेक्ट हो गया। जो मेहनत करके बहुत ऊंचे पहाड़ी पे चढ़े हुए थे हम, और काफ़ी पेड़ वूड़ थे वहाँ पे। तो मैं भागा, तो मैंने क्या हुआ? तो बंदा कहता साहब ये प्रमोद झा ने फायर खोल दिया। मैंने कहा वो कहाँ है? कहता साहब वो पीछे भाग गया किसी के। और मैंने कहा पकड़ो उसको यार। तो आवाज़ें वगैरह दी, फिर उसको मैंने कहा हाँ क्या हुआ झा? कहता साहब मैं पेड़ के पीछे था, मैंने देखा यार 2 बंदे बैठे हुए आए हैं थक के। और कहता साहब ये वही थे सफ़ेद, एक ने सफ़ेद कुछ पहना था, एक ने जैकेट सी डाली हुई थी। तो कहता मेरे को लग रहा है कि ये हाँफ रहे हैं। तो मैं ना थोड़ा नज़दीक गया,
तो कहते उसको ना वेपन नहीं नज़र आया तब, क्योंकि फिरन पहनते हैं वहाँ। तो उसको जो है उसकी फिरन में से उसको वो रेडियो सेट, एक येसु का रेडियो सेट होता था ये इनके पास, जो बड़े बड़े लीडर होते थे, बहुत ज़बरदस्त छोटा सा बहुत सोफिस्टिकेटेड रेडियो यूज़ करते थे। कहता साहब मेरे को वो नज़र आ गया कि भाई मिलिटेंट तो है ही अगर रेडियो सेट है। कहता मैं नज़दीक गया तो वो कहता तुम कौन हो? तो कहता मैंने एक्चुअली में पोजीशनली मैंने सिखाया था सिंगल शॉट फायर करनी, भाई बर्स्ट के ऊपर ना भरोसा मत करना क्योंकि डिस्पर्स हो जाता फायर। कहता मैंने भी अपना हथियार छुपा के रखा हुआ था। कहता मैंने AK-47 निकाली और 5-6 गज से ना उसके ऊपर 2 गोलियां फायर करी ठाक ठाक करके। वो जिस बंदे के ऊपर लगी वो तो नीचे गिरा, दूसरे के ऊपर एक आधी लगी वो भाग गया। अब जंगल में तो इसलिए हमने उसको, मैंने कहा यार अभी पता नहीं वो बंदा कौन था, लगी है नहीं लगी है, तो हमने कहा इसको तो चेक करें पहले। तो इसको हमने जब चेक करा तो हम हैरान, खालिद बसरा, अरे तो हमने एक सिविलियन को पकड़ा। मैंने कहा यार ये कौन है जानते हो? कहता साहब इसको नहीं जानते। तब फ्रेंच बियर्ड थी उसकी, जैकेट वेरी स्मार्ट, इट लुक लाइक अ फिल्म स्टार, इतना उसकी मतलब उसकी रूपरेखा उस बंदे खालिद बसरा की थी। और मैं अभी CO को वही ब्रिगेडियर रायजादा, मैंने कहा सर वहाँ से मैं रेडियो पे, कहता हाँ यश क्या खबर है? मेरा कोड नेम दिलावर था, दिलावर क्या खबर है? मैंने कहा सर 1 डाउन। कहता ग्रेट यार 1 डाउन, एनी आइडेंटिफिकेशन? मैंने कहा सर होल्ड योर ब्रेथ। कहता क्या है? मैंने कहा सर खालिद बसरा। कहता डैम इट डोंट टेल मी। मैंने कहा यस सर इट इज़ ट्रू। कहता हाउ डू यू नो? मैंने कहा सर कन्फर्म्ड है। कहता आगे बता दो। मैंने कहा बता दो। और हमारा कमांडर कौन? ब्रिगेडियर जनरल विक्रम, जो बाद में चीफ बने, वो ब्रिगेड कमांडर था मेरा। ही नोज मी वेरी वेल कि यार ये बंदा कैसा है यशमोर। तो वो खबर ना आग की तरह फैल गई। वो शाम तक हमारे पास कहाँ से मैसेजेस आने शुरू हो गए कि यार ये कैसे हुआ, कैसे खा। मैंने कहा प्रमोद कुमार झा का काम है, ये गया है और इसने ठोक दिया इसको, हमें तो भैया। तो इस प्रकार से हमने बहुत दिलेरी के भी काम किए, मन से किए काम, है ना। तो मन से काम करो तो फिर जो है ना पूरी कायनात आपको कामयाबी देती है। तो एक किस्सा है अता मोहम्मद का। अता मोहम्मद का, हाँ। आप ये कहानी आपके बहुत दिल के करीब रही, चूँकि आप लंबे वक्त तक वहाँ रहे, उसके बाद आपने फिर से उनसे मुलाकात भी की थी बाद में जब, तो उसकी तस्वीर भी हमने देखी थी। क्या कहानी रही उनकी? तो कहानी वही रही ना यार, तुम जानते हो मेरे दिल में कैसा इंसान हो, मैं बहुत प्यार करता हूँ लोगों को। तो इसको ना मेरे को खबर लगी थी, सर्दियों के दिन है ये, आई थिंक नवंबर-दिसंबर की बात है। धूप निकली हुई थी, बर्फ़ पड़ी हुई थी, काफ़ी बर्फ़ पड़ी थी उस साल। तो ऐसे ही किसी ने बोला साहब ये जलन गांव है, यासीन मलिक का गांव है, बिल्कुल मेरे कैंप से 8-9 किलोमीटर है, बहुत फेमस गांव है, जलन गांव उसका नाम है। तो कहते साहब वहाँ ऐसे ऐसे घर है और वहाँ पर जो है एक मिलिटेंट का इलाज चल रहा है और उसके गोली लगी हुई है पैर में। मैंने कहा कैसी खबर है? कहता पक्की खबर है, चले जाओ। हम तो दिन दहाड़े काम करते थे, हमने छापा लगाया, ये धूप में लेटा हुआ था आराम से। पूरी खबर सही थी कि उसके बाएं पैर में गोली का निशान था, गोली लगी थी उसको डोडा किश्तवाड़ में। अच्छा। ये पीर पंजाल रेंज के उधर पे, और वहां से उसको खालिद बसरा घोड़े पे लेके आया था यहाँ। अच्छा। ये खालिद बसरा की तंजीम से था, हुजी हरकतुल जिहाद इस्लामी का वो था, और ये पाकिस्तानी ट्रेंड भी था, तो मतलब पाकिस्तान में क्या आया हुआ था। हाँ, तो ये हुआ, उसको हमने उठाया, हमने देखा सारी खबर सही है, हमने कहा यार हमने खबर दे दी फटाफट। तो उसको फिर हमने आगे चला गया, जॉइंट इंटरोगेशन ये वो एंड ऑल। 2-3 दिन के बाद मेरे पास खबर आई, कहता है वो जो तुमने बंदा पकड़ा था ना, उससे यार जो खबर तुम्हारी जो है सारी सही थी, देयर इज़ नथिंग मच, और उसका ऑपरेशन वहाँ हुआ है और उसने कहीं मतलब एक AK-47 के लिए, तो ही वॉज बैक टू मी। अब चॉइस यहाँ पर आती है, क्या करो आप। तो मैंने जो मेरे दिल ने कहा, मैंने सबसे पहले, मेरा एक नर्सिंग असिस्टेंट, उसका नाम है चतुर्वेदी, लखनऊ का रहने वाला, उसकी बेटी अभी डॉक्टर बन गई है। देखो नेक काम करो तो आपके, खुद नर्सिंग असिस्टेंट था। मैंने कहा यार इसका ना जरा आप थोड़ा इसकी थोड़ा देखो, बेचारे के इतना इसकी हालत इतनी ख़राब है, हड्डियाँ टूटी हुई हैं इसका पूरा। तो हमने उससे बातचीत करनी शुरू की। रोज़ मैं उससे आधा घंटा मिल के आता। मैंने कहा तो बड़ा पढ़ा लिखा है, उसकी मैंने देखा राइटिंग बड़ी अच्छी थी, उर्दू में मोती लिखता था। और फिर मैंने कहा यार उसको धीरे धीरे 1 महीने में थोड़ा चलने फिरने लायक हो गया। तो फिर मैंने उसको कहा तू घर चिट्ठी लिख कि तू जिंदा है। घर वालों ने सोचा गया, वो तो रो चुके थे, मातम मना चुके थे कि हमारा बेटा गया। तो फिर घर चिट्ठी लिखी, उसके फादर आए, मैंने मिलवाया,
और मैंने कहा यार ये देश का बच्चा है, गुमराह हुआ है, अगर हम एक को भी बचा लिया, ऐसे मैंने बहुत औरों को भी बचाया होगा, आज भी बचा रहे हैं, आज भी बच्चों को बचा रहे हैं इस रास्ते पे जाने में। तो बाद में हमने उसको, जब मैं बांग्लादेश चला गया, बाद में उसको मेरे आने के बाद हमारी यूनिट ने उसको जो है फ़ौज में भर्ती कराया और उसने बड़ी अच्छी सेवा करी फ़ौज के अंदर। और उसके बाद उसकी शादी हुई, उसके बच्चे हैं, हर ईद पे हर दिवाली पे हमारी बात होती है और बहुत मज़ा आता है उसके बच्चों की तस्वीर देख के, उसके तो ये है छोटी सी कहानी हमारी जो है। एक शायद वीवर ब्रदर्स फ्रॉम डिफरेंट मदर्स जो भी लगा लो, बट आई थॉट ऐसे काम करेंगे तो एक मैसेज जाती है आवाम के लिए। बिल्कुल सर, चूँकि आपने बहुत वक्त दिया, आपने एक लंबी बातचीत की, हम चाहेंगे कि इसको ख़त्म करें आपकी कविता के साथ। तो आप अगर अपनी कोई कविता हमें सुनाना पसंद करें या आपकी कोई पसंदीदा कविता हो वो सुनाना पसंद करें। नहीं, कविता तो मैं अब कोई याद नहीं है, पहले लिखता था, फ़ौज ने निकम्मा कर दिया गालिब वरना हम भी इंसान थे, काम के सब लिखना लुखना एक्टिंग वगैरह सब मैंने बहुत की यूनिवर्सिटी में, और वो दौर बहुत साल पहले जा चुका है। अब तो पढ़ने का और पढ़ाने का वक्त है, तो ऐसा तो कुछ नहीं है मेरे पास बताने के लिए। बस मैं सब नौजवानों को एक ही चीज़ कहता हूँ कि यार सोशल मीडिया से बच के रहो, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से निकल जाओ और जो है अपने माँ बाप को भी सही गाइड करो। ये देश जुड़ेगा तो तिरंगे के साथ जुड़ेगा, एक जनगण मन के साथ जुड़ेगा और एक दूसरे का हाथ थामेंगे तो जुड़ेगा देश। और नौजवानों पे मुझे बहुत भरोसा है। वी हैव अ वेरी ब्राइट फ्यूचर फॉर दिस नेशन, जस्ट बिकॉज आई फील आई गेट दिस वाइब्स फ्रॉम यंग पीपल। बट लेकिन हम सब ने इस टाइप की भाषा बोलनी है। अगर हम ही इन चीज़ों को वो हिंदू मुस्लिम करने लग गए तो शायद ये फ्यूचर में हमारे लिए ठीक नहीं है। तो मैं यही मैसेज जो है नौजवानों को देना चाहता हूँ। और फिजिकली फिट रहो, भागना दौड़ना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, ये मैं अपने आप पर भी लागू करूँगा। तो सर अंत में बस आप हमें ये बताएं कि इस मंच का आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? बहुत ज़बरदस्त रहा। मैं तो मतलब पहली बार ऐसे क्वेश्चन, और जिस तरीके से कुछ लोग तो चले गए यहाँ से जो मेरे से क्वेश्चन पूछ रहे थे, काफ़ी तीखे क्वेश्चंस थे, बट आई नो इट इज़ अ गुड प्लेटफॉर्म। अच्छा लगा मुझे और थैंक्स टू यू। और आई होप यू एंजॉयड टॉकिंग टू मी। दैट इज बिल्कुल, और हम यही उम्मीद करेंगे कि इस बातचीत को जब हमारे दर्शक सुने तो उनको ये बातचीत पसंद आए और उनके पास भी एक नया नज़रिया और अलग अलग विषयों पर जो बातचीत हुई है वो उन्हें मिले, और उनका भी फीडबैक हमारे लिए बहुत अहम रहता है। तो यश मोर साहब, आप आएँ, आपने अपना कीमती वक्त दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। जय हिंद। जय हिंद।